हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मास। सो ग्रुप थ्योरी चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसमें हम साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। टोटल 10 थ्योरम्स हमें करनी है। 5 लास्ट क्लास में कर लिए और 5 आज की क्लास में करेंगे। आज की क्लास की थ्योरम्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, मेरे साथ साथ थ्योरम्स के प्रूफ लिखनी है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी जो आपको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन पक्का करनी ही करनी है। थ्योरम्स इजी जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थ्योरम तो आज 5 है, पर आपको एक साथ 5 थ्योरम नहीं करनी। पूरी क्लास में मैं 5 थ्योरम करवा कर ही जाऊंगी इसी एक क्लास में, लेकिन आपको 2 थ्योरम्स करनी है, ब्रेक लेना है, फिर 2 थ्योरम्स करनी है, ब्रेक लेना है, फिर लास्ट वाली थ्योरम करनी है। क्योंकि आज की थ्योरम डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। अच्छा, ऐसे माइंड लगाना है, ऐसे माइंड लगाना है, तो इससे अच्छी चीज है कि आप 2 थ्योरम्स करके अच्छे से करके ब्रेक ले लो कि हाँ भी 2 ही थ्योरम्स करनी है। ब्रेक लेके फिर से अगली स्टार्ट करो। हर थ्योरम क्लास में तैयार हो जाएगी, एग्जॉस्ट नहीं होगे, हर थ्योरम आपको इजी लगेगी। ठीक है, 2 थ्योरम के बाद ब्रेक लेना आपने, लेकिन मैं सारे थ्योरम्स एक साथ एक क्लास में करवा के जाऊंगी। इसी क्लास में आके आपको 2 थ्योरम करनी है, फिर नेक्स्ट 2 थ्योरम्स भी इसी क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं तो सारी थ्योरम्स कंटिन्यूस करवाई रही हूँ। अब शुरू करते हैं। टोटल कितनी थ्योरम्स थी? 10, 5 कर ली। आज करेंगे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ये 5 थ्योरम्स आज करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 6 देखो, जिसने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी, क्लासेस देखना जरूरी है। सीरियल ऑर्डर में पार्ट्स देखोगे तभी ये चैप्टर सुपर इजी लगेगा। अब देखो, जिसने क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इजीली चैप्टर देख सकते हो पूरा। अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 6। ध्यान से समझना स्टेटमेंट क्या है। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर, हर एक फाइनाइट ग्रुप जिसके पास कंपोजिट ऑर्डर है उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप होगा। अरे अरे अरे, क्या लिखा है? फाइनाइट भी, कंपोजिट ऑर्डर भी, प्रॉपर सब ग्रुप भी। इसका मतलब क्या है? एक एक चीज का मीनिंग समझेंगे फिर प्रूफ पे जाएंगे। हर एक फाइनाइट ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स फाइनाइट है। हर एक ऐसा नहीं कितने भी एलिमेंट पड़े हो, ग्रुप में 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, हमें पता है। हर एक फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, जिसका कंपोजिट ऑर्डर हो। कंपोजिट का मतलब जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? ध्यान से समझना। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स का मतलब 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है। 3 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है। कोई कहता है ना इसके फैक्टर्स क्या है, इसका मतलब ये बताओ इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है। 3 को कौन डिवाइड करता है? 1 और 3। 4 को कौन डिवाइड करता है? 1, 2, 4। ऐसा नंबर जिसके 1 और उसके खुद के अलावा भी फैक्टर हो, वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। ऐसा नंबर जिसके उसके और उसके खुद के अलावा भी कोई फैक्टर हो, उसको डिवाइड करने वाला हो, या ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर होता है। 4 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। इसके तो 1 और 3 फैक्टर है, एक 1 और एक खुद, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने वाला या फिर को उसके फैक्टर्स 1 और खुद के अलावा भी कोई हो, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 4 इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि इसको डिवाइड करने वाले 1 और 4 के अलावा 2 भी है। 5 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 और 5, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 को कौन कौन करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है। 1 और 6 के अलावा भी इसके फैक्टर्स हैं, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। 4 और 6 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनको डिवाइड करने वाले 1 और इनके अलावा भी कोई नंबर है। तो हमने क्या दिखाना है? फाइनाइट ग्रुप जिसका कंपोजिट ऑर्डर है, मतलब ऐसा नंबर इसका ऑर्डर है जो कंपोजिट हो। पोसेसेस प्रॉपर सब ग्रुप, ऐसे ग्रुप के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप तो समझ आता है कि ग्रुप के कुछ एलिमेंट उठा के एक प्रॉपर्टी ग्रुप वाली दिखा देते हैं सारी, है ना। सब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप के कुछ एलिमेंट उठाएगा और उस पर ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सारी कर देगा। एच उठाते थे ना हम सब ग्रुप कि यहां से कुछ एलिमेंट
एलिमेंट उठा लेगा ग्रुप के, ठीक है, और इसके पास सारी प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप वाली, है ना। प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब ग्रुप के सारे एलिमेंट नहीं उठाता। अगर हम सिंपल सब ग्रुप कहते हैं ना तो उसकी मर्जी है, ग्रुप के सारे एलिमेंट भी उठा सकता है, ग्रुप के 2 एलिमेंट भी उठा सकता है, ग्रुप के 4 एलिमेंट भी उठा सकता है। सब ग्रुप के पास अपनी मर्जी है, वो ग्रुप के कितने एलिमेंट उठा के सारे ग्रुप वाली प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन अगर प्रॉपर सब ग्रुप है मतलब आप कितने मर्जी एलिमेंट से उठा के एक छोटा सब ग्रुप बना लो, लेकिन ग्रुप के सारे एलिमेंट नहीं उठा सकता। सिंपल सब ग्रुप सारे एलिमेंट भी उठा सकता है, लेकिन प्रॉपर सब ग्रुप के सारे एलिमेंट नहीं, चाहे एक छोड़े लेकिन ग्रुप के सारे एलिमेंट नहीं उठा सकता। थोड़े से एलिमेंट उठा के ही वो अपनी ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज रख सकता है और सब ग्रुप बनेगा। तो हमें दिखाना है ऐसा ग्रुप जिसका कंपोजिट ऑर्डर हो, उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप होगा। मतलब ऐसा सब ग्रुप जो थोड़े से ही एलिमेंट उठा के ग्रुप वाली प्रॉपर्टी रखे, सारे एलिमेंट नहीं उठा सकता, थोड़े से ही एलिमेंट उठा के ग्रुप वाली प्रॉपर्टी रखे, ऐसा सब ग्रुप ऐसे ग्रुप के पास होगा। हमें प्रूफ करना है। पहले बताओ स्टेटमेंट क्लियर है? पक्का कंपोजिट वर्ड, फाइनाइट वर्ड, प्रॉपर सब ग्रुप सब अच्छे से क्लियर है। अब करते हैं इसका प्रूफ, सुपर इजी प्रूफ। ध्यान से देखना क्या दिखाना है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर क्या है उसके पास, फाइनाइट सब ग्रुप है। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, बिना नोटबुक के क्लास में नहीं बैठना। नोटबुक नहीं है जाओ क्लास से, कोई फायदा नहीं क्लास में बैठने का अगर नोटबुक लेके नहीं बैठे। अगर मेरे साथ साथ थ्योरम्स पे कमांड लानी है तो प्लीज रिक्वेस्ट है नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। क्या है, सबसे पहले ग्रुप पे ले लेते हैं, ठीक है। लेट जी बी, क्या ले लिया हमने, जी हमने फाइनाइट ग्रुप ले लिया, ठीक है। किसका, कंपोजिट ऑर्डर का, जिसका ऑर्डर क्या है, दैट इज कंपोजिट है, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ था ना ग्रुप तो है, आप सब ग्रुप ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, टी। टी यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर। टी क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर टी कंपोजिट नंबर है तो इसके 1 और इसके अलावा भी कोई फैक्टर्स होंगे, है ना। जैसे मान लो 6 है, इसके फैक्टर्स क्या थे, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 6 भी था। इसके 1 और 6 के अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे, तो मैं 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3, तो कंपोजिट नंबर को इन फैक्टर्स में लिख सकती हूँ, बिल्कुल। ये भी कंपोजिट नंबर है तो हम t को लिख सकते हैं m × n, और हमने कहा है ये 1 नहीं होने चाहिए, m और n 1 नहीं होने चाहिए, तो हमने क्या कहा, m > 1, n > 1। मोड क्यों लगाया, क्योंकि ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वैसे तो कहना था कि mn 1 नहीं हो सकते, > 1 लिखना था, क्योंकि ऑर्डर वाला नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने लिखा मोड m > 1, मोड n > 1। सो t एक कंपोजिट नंबर है, मैंने उसे m × n लिख लिया। जैसे हम इस कंपोजिट नंबर को 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको m × n लिख लिया और कंडीशन लगाई कि 1 वाले नहीं, हमने ऐसे वाले फैक्टर्स लिखने हैं, मोड m इज > 1, मोड n इज > 1। क्लियर है चीज। अब हमें क्या दिखाना है कि इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप हो। अब हमें क्या दिखाना है, इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप हो। अब हमारे पास 2 केस बनते हैं, क्या पता ये ग्रुप साइक्लिक हो सकता है ये ग्रुप साइक्लिक ना हो सकता है ये जो हमने ग्रुप लिए साइक्लिक हो सकता है साइक्लिक ना हो। साइक्लिक है और सब ग्रुप इसके पास है, ये प्रूफ कर देंगे। साइक्लिक नहीं है तो भी इसके पास ऐसा सब ग्रुप बन रहा है, हम प्रूफ कर देंगे। ये तो अभी जो गिवन था उसी से चीजें उठाई, कंपोजिट नंबर उठा लिया, ठीक है। अब केसेस बनाने हैं, अगर ग्रुप साइक्लिक हुआ तो सब ग्रुप मिल रहा है, ग्रुप साइक्लिक नहीं हुआ तो भी सब ग्रुप मिल रहा है। हम दोनों केस में दिखा देंगे कि इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप होता है, ठीक है। सो केस 1 क्या लेंगे, लेट G इज अ साइक्लिक ग्रुप। क्या मान लिया कि G क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। अब ध्यान से समझना, अगर G साइक्लिक ग्रुप है, लेट कर लो किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है। किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है। एंड A E के इक्वल नहीं हो सकता, स्टोरी की तरह मेरे साथ साथ समझो। A हमने कहा साइक्लिक ग्रुप है, A से जनरेट हो रहा है, मैं कह रही हूँ ये A E के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, ध्यान से समझना। अगर ये A E के इक्वल हो गया, ये A मान लो E के इक्वल हो गया, तो G A से जनरेट हो रहा था, अगर A E के इक्वल हो गया मतलब ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर G मैंने कहा A E के इक्वल हो गया, मैंने कहा G A से जनरेट हो रहा है, A की जगह E लिख दो, मतलब G किससे जनरेट होगा, E से। ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ E के।
ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल हो गया? ऑर्डर ऑफ ई के। अब ऑर्डर ऑफ ई क्या होता है? 1। हमेशा हमेशा याद रखना आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया? 1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऑर्डर ऑफ जी 1 हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऑर्डर ऑफ जी 1 हो। क्यों? क्योंकि जी का ऑर्डर तो कंपोजिट नंबर है, जी का ऑर्डर तो कंपोजिट नंबर है, 1 नहीं आता इसमें। जी में कंपोजिट नंबर ही ऑर्डर आ सकता है, ऑर्डर जी का 1 नहीं आ सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हम ए को ई नहीं ले सकते। जी साइक्लिक ग्रुप तो लिया, जी ए से तो जनरेट हो रहा है, बट ये भी हमें मेंशन करना है ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। रीजन साइड पे हमने दे दिया बिकॉज करके। समझ आ गया? साइक्लिक ग्रुप ले लिया, ए ई के इक्वल नहीं हो सकता। अब ध्यान से समझना, ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा? दैट इज ऑर्डर ऑफ ए। क्यों? हमेशा साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के इक्वल होता है, तभी तो मैंने जी और ई का ऑर्डर सेम किया यहाँ पे, है ना। अगर ए ई के इक्वल हुआ तभी तो उसके बाद मैं लिख पाई कि ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ई के इक्वल होगा। थ्योरम की थी कल। तो अगर जी ए के इक्वल है, मैंने कहा ए आइडेंटिटी इक्वल नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें? नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ ए की। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी दिया क्या हुआ है? टी। दैट इज हमने क्या लिख लिया? टी लिख लिया। ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ जी टी दे रखा था, तो मैंने ऑर्डर ऑफ ए क्या लिख लिया? टी। टी की वैल्यू क्या है? दैट इज एम एन। ये मैंने क्या लिख लिया? एम एन। ये ए आइडेंटिटी क्यों नहीं ले सकते? इसका रीजन साइड में ब्रैकेट में देना है। ठीक है, बात खत्म हो गई कि ए आइडेंटिटी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या? मैंने कहा जी ए से जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा। जी का ऑर्डर टी था, वो लिख दिया। टी की वैल्यू एम एन थी, वो लिख दी। यहां से इन दोनों को पिक कर लो। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया? एम एन हो गया। ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया? एम एन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए की पावर एम एन क्या हो गया? दैट इज ई हो गया। ए की पावर एम एन क्या हो गया? ई। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ए एन की पावर एम करूँ तो आइडेंटिटी आंसर आ रहा है। इसका मतलब ए एन की पावर एम करूँ तो आंसर क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ध्यान समझना, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एन इज लेस देन इज इक्वल्स टू एम। मैंने क्या करा? और यहाँ पे ए एन की पावर एम का आइडेंटिटी आ रहा है, ये एम एन मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, एक अंदर एक बाहर ऐसे लिख सकते हैं। मैंने ए एन अंदर लिख लिया, एम बाहर लिख लिया, कहा आइडेंटिटी आ रहा है। किसी का ऑर्डर, अगर आपको किसी की पावर से आइडेंटिटी आ रहा है ना, तो उसका ऑर्डर हमेशा लेस देन इक्वल टू लिखते हैं, हमेशा याद रखना। अगर ऐसे कहते हैं ना, अगर ए एन ई आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एन होता था, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। यहाँ पे ए एन की पावर एम आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया? एम हो गया। लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया? एम हो गया। अब ध्यान से देखना, ये m से लेस वैल्यू रखता है, मतलब मान लो ऑर्डर ऑफ ए एन को लेस देन 3 है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, अगर 3 का एग्जांपल ले, तो ये m से लेस है, कोई तो वैल्यू होगी। तो लेट कर लो कि ऑर्डर ऑफ ए एन क्या ले लिया हमने? r ले लिया। हमने कहा ऑर्डर ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू m, तो ऑर्डर ऑफ ए एन को r ले लिया। दिस इंप्लाइज, ध्यान से, r इज लेस देन इज इक्वल्स टू m। अब एक चीज ध्यान से, मैंने कहा r इज लेस देन इक्वल्स टू m, क्या m mn से छोटा होगा? बिल्कुल। m और n 1 से बड़े हैं, 1 से बड़ा नंबर है कोई, तो अगर मैं mn को मल्टीप्लाई करूंगी, m वाला हमेशा उससे छोटा होगा। मान लो मैंने m2 लिया, n3 लिया, 1 से बड़े लेने थे, तो आप देखो 2 हमेशा लेस होगा 6 से, 2 into 3 से। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो 1 से बड़े हैं, तो एक नंबर इससे हमेशा छोटा होगा, आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। तो r लिया था मैंने, ये r इज लेस देन इक्वल्स टू m, m किससे लेस है? mn से। इन दोनों को उठा लो, दिस इम्प्लाई r इज लेस देन mn। ये क्या हो रहा है? क्यों ये स्टेप्स कर रहे हैं? 2-3 मिनट का पेशेंस, अभी समझ आएगा ये स्टेप क्यों कर रहे हैं। जब ये केस 1 खत्म होगा, मैं समराइज कराऊंगी, फिर आपको समझ आएगा इन स्टेप्स का रीजन क्या है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? दैट इज r इज लेस देन, दैट इज mn आ गया। ठीक है, अब ध्यान से, r किसका ऑर्डर है? an का, और mn किसका ऑर्डर है? g का। याद रखना, ठीक है, माइंड में रखना, ये mn का ऑर्डर है, सॉरी a की पावर n का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है? g का ऑर्डर है। अब ध्यान से, लेट h बी अ सब ग्रुप, क्या लेंगे हम? ध्यान,
लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, हमने H सब ग्रुप ले लिया G का, सच दैट H किससे जनरेट हो रहा है, A की पावर n से। मैंने H सब ग्रुप लिया G का जो किससे जनरेट हो रहा है, A की पावर n से। ऐसे कैसे सब ग्रुप उठा लिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज माइंड में रखना, अगर कोई एलिमेंट G से है, माइंड में ये चीज डाल लो, अगर कोई एलिमेंट G में है मैं उससे जनरेटेड सब ग्रुप कभी भी बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने कोई एलिमेंट G से उठाया उससे जनरेटेड ये साइक्लिक सब ग्रुप मैं कभी भी बना सकती हूँ, और ये हम बहुत यूज करेंगे आज की थ्योरम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो उससे जनरेटेड एक ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप मैं कभी भी बना सकती हूँ। अब यहाँ पे G क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है, किससे जनरेट हो रहा है, A से, मतलब G में A की पावर्स है, मतलब G में A की पावर्स है, ये A की पावर्स G की ही एलिमेंट है, ये A की पावर G की ही एलिमेंट है, तो मैं A की पावर से कभी भी जनरेटेड एक सब ग्रुप बना सकती हूँ। ध्यान से आराम से सुनो, अगर कोई एलिमेंट G से है उस सेम एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप बन सकता है, ये साइक्लिक सब ग्रुप है जो इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। मेरे ग्रुप में एलिमेंट है A स्क्वायर A क्यूब, A की पावर्स वाले, साइक्लिक है ना, A की पावर्स होंगी, तो कोई भी पावर उठा के उससे जनरेटेड मैं साइक्लिक सब ग्रुप बना सकती हूँ। तो मैंने H सब ग्रुप लिया, A रेज़ टू पावर n से उसको जनरेट कर रही हूँ। अब इसका रीजन क्या है अभी आपको समझ आएगा, A रेज़ टू पावर n ही क्यों चूज किया। नाउ ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ n के, क्यों, साइक्लिक का उसके जनरेटर के इक्वल होता है, तो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ n के इक्वल हो गया। ऑर्डर ऑफ n क्या था, R, ऑर्डर ऑफ n क्या था, R, सिंस R किससे लेस है, Mn से, सिंस यहाँ भी हमने दिखाया था R किससे लेस है, Mn से, दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ An किससे लेस है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। Mn ऑर्डर ऑफ ग्रुप था ना, देखो T इज इक्वल्स टू Mn, ऑर्डर ऑफ ग्रुप T था, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही तो है T, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही तो है T, तो ऑर्डर ऑफ An ऑर्डर ऑफ ग्रुप से लेस हो गया। ऑर्डर ऑफ An ऑर्डर ऑफ H था, ऑर्डर ऑफ n का मतलब ऑर्डर ऑफ H की बात हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H किससे लेस हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से, मतलब H एक सब ग्रुप है लेकिन इसमें ग्रुप से लेस एलिमेंट है, इसका मतलब H क्या बन गया, प्रॉपर सब ग्रुप बन गया G का। हमारा केस 1 हो गया कि अगर ग्रुप साइक्लिक है उसके पास एक प्रॉपर सब ग्रुप मिल पा रहा है, बन पा रहा है। अब आपको समझ आया, कितना आया, ठीक है, लेकिन अब कंबाइन करके अब 101% चीजें समझ आएंगी जब आपको कंबाइन करके चीजें बताऊंगी। ध्यान से समझना, हमने एक फाइनाइट ग्रुप लिया जिसके पास कंपोजिट ऑर्डर का, दैट इज उसका ऑर्डर था, कंपोजिट नंबर लिया, उसको Mn में तोड़ दिया, उस पे कंडीशन लगाई। अब ग्रुप के बारे में ये नहीं बताया था कि वो साइक्लिक है या नहीं है, तो हम साइक्लिक लेके भी दिखा देंगे कि उसके पास सब ग्रुप है, और नॉट साइक्लिक लेके भी दिखा देंगे उसके पास सब ग्रुप है। हमें ये दिखाना है कि उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप है, ऐसा सब ग्रुप जिसमें कम एलिमेंट है, जिसे हमें ये दिखाना है। हमने सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप लिया, साइक्लिक ग्रुप लिया तो जनरेटर लेना पड़ेगा। जनरेटर बताया A से जनरेट कर रहे हैं लेकिन वो A आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकता, रीजन वहां से ऑर्डर ऑफ G 1 बनेगा जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं ले सकते, बात समझ आ गई। अब G का A जनरेटर लिया, ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ A के इक्वल होगा, और वो क्या होगा, दैट इज Mn होगा। क्या देखो ना, ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ A के इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ G पहले ले रखा था T किसके इक्वल था, दैट इज Mn, वही आएगा। मैंने सिर्फ ऑर्डर ऑफ A और Mn को कंसीडर किया, ये चारों इक्वल थे, मेरा काम था A से, तो मैंने ऑर्डर ऑफ A क्या लिया, दैट इज Mn लिया। इसका मतलब A की पावर Mn किसके इक्वल आएगा, दैट इज E। अगर ऑर्डर ऑफ A कुछ दिया हो तो वो A की पावर में जाके आइडेंटिटी देता है, तो A की पावर Mn E था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या काम किया, मैंने n अंदर रखा, m को बाहर कर दिया, ये पावर मल्टीप्लाई ही होती है, तो मल्टीप्लाई वालों को भी थोड़ा अंदर बाहर ब्रैकेट के रख सकते हैं, तो मैंने ANM क्या कहा, E आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ AN लेस देन इक्वल्स टू M आ गया। ये मैंने स्मार्टली किया
कि एन के ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि इसी एन से जनरेटेड एक सब ग्रुप बनाना चाहती हूँ। जब आप तैयारी करके जाओगे पेपर में आपको पता है, अरे इस एन की वैल्यू निकाल लो, इसका ऑर्डर निकाल लो, क्योंकि इसी से जनरेटेड सब ग्रुप बनाऊंगी और उसी को प्रॉपर सब ग्रुप दिखाएंगे। तो मैंने ऑर्डर ऑफ एन निकाल लिया, दैट इज वो क्या हुआ कि लेस देन इक्वल्स टू एम है, उसका नाम आर दे दिया। R इज लेस देन इक्वल्स टू एम, एम लेस था mn से, इसका मतलब R mn से लेस हो गया। देखो R क्या हुआ है, mn था क्या, ये था ना, तो R किससे लेस हो गया, mn से। मतलब क्या mn से लेस हो गया, मतलब R t से लेस हो गया, मतलब R t से लेस हो गया। T क्या था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मुझे पहले ही तैयारी कर ली मैंने कि इसके ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ ग्रुप से लेस दिखा दूं, तो ऑर्डर ऑफ n क्या लिया था, R। R लेस देन क्या आ गया, mn। अरे ये mn ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही तो है, ये mn ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही तो है, तो मैंने पहले ही R लेस देन mn निकाल के रख दिया, तैयारी करके रख ली। अब यूज करूंगी, इससे जनरेटेड एक सब ग्रुप बनाऊंगी, बना सकती हूँ। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा के उससे जनरेटेड एक सब ग्रुप बना सकती हूँ। अब ऑर्डर पे चर्चा कर ली कि ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ n होगा, वो तो R है। अब हम बहुत स्मूथ चल रहे हैं, अरे मैं निकाल चुकी, ऑर्डर लेस होता है। अब ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ n R हो गया, ध्यान से। अब हमने कहा था R तो mn से लेस है, ठीक है। R था क्या, ऑर्डर ऑफ n, तो ऑर्डर ऑफ n इज लेस देन mn क्या था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये हमने T लिया था ना ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये T mn ही है, तो mn ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही तो बना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप T है, T mn है, तो mn ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही तो हुआ। तो ये ऑर्डर ऑफ an है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ n ऑर्डर ऑफ h के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ g से लेस आ गया, मतलब ये सब ग्रुप g से छोटा ही है, इसका मतलब इसके पास क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। बाकी अगर आप लिख के देखोगे, ट्रस्ट मी, 1 से 2 बार में टिप्स पे आ जाएगा, मैं बोल रही हूँ। केस नंबर 2, ठीक है, केस 2 क्या लेते हैं, व्हेन G इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। अरे G अब साइक्लिक नहीं लेंगे, सिंपल ग्रुप भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा साइक्लिक हो। व्हेन G इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा, ग्रुप के कोई भी एलिमेंट उठा लूं, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम ही होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, हमने कहा ग्रुप साइक्लिक नहीं है, वेरी गुड। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा, क्यों? पहली बात, ऑर्डर जो एलिमेंट का होता है ना, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ऑर्डर ऑफ ग्रुप से, कभी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के दैट इज ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है? अगर ऐसा हुआ, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। हमने ये थ्योरम की हुई है, अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आता है तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है, और ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो हम इक्वल भी नहीं लेते। तो अब क्या लेना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, लेस ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। समझ आई चीज? हमने एक ग्रुप लिया जो साइक्लिक नहीं है। अब एलिमेंट की बात करते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो बड़ा तो हो नहीं सकता, इक्वल नहीं हो सकता, नहीं तो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, और ये साइक्लिक नहीं है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, लेस ही लेना पड़ेगा। नाउ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, दैट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। नाउ लेट करो, क्या ले लेते हैं, बी लिया मैंने ग्रुप से एक एलिमेंट, बी लिया मैंने एक ग्रुप से एलिमेंट। मैं कोशिश करती हूँ जो यहाँ आपको दैट इज बुक्स में या कोई प्रिंट्स में मैंने दैट इज एलिमेंट उठाए गए हैं, वही एलिमेंट थोड़े थोड़े उठा के, वही सेम उठा के मैं आपको थ्योरम एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं आपको ये पीडीएफ दूंगी मेरे हैंड रिटन की भी, ये वाली भी पीडीएफ दूंगी नोट्स वाली प्रिंटेड की भी, कि जब आप हैंड रिटन पढ़ो और ये वाले साथ साथ पढ़ो आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ एलिमेंट्स के नेम भी सेम उठाऊं ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे मैं ए भी उठा सकती थी यहाँ से एलिमेंट, बी इसलिए उठाया कि जब आप यहाँ दैट इज प्रिंटेड फॉर्म देखो, आप ढूंढते रहो ए कार, है ना, तो थोड़ा सा सिमिलर लगे, समझने में इजी हो। आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं है सेम एलिमेंट उठाना है जो वहां लिखा है, नहीं, आपको क्लैरिटी हो, बाद में आप ये वाले नोट्स देखो, मेरे रिटर्न देखो, आपको चीजें ढूंढने में मैच करने में दिक्कत ना है, ठीक है। हाँ जी, लेट कोई बी एलिमेंट लिया, जिसे ले लिया। नाउ ऑर्डर ऑफ बी की बात करते हैं, लेट कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बी क्या है, P, और मैं P कह रही हूँ 2 या 2 से बड़ा होगा। मतलब ये जो मैंने B एलिमेंट उठाया G से, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये आइडेंटिटी नहीं है, ये कोई और एलिमेंट है और इसका ऑर्डर P मान लिया। ये एलिमेंट का ऑर्डर 2 भी हो सकता है,
2 से बड़ा भी हो सकता है, 1 नहीं होगा। मतलब ये कहना चाह रही हूं कि ग्रुप से आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं उठाया, कोई और एलिमेंट उठाया है जिसका ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा होगा। आइडेंटिटी ही सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होता है। तो अगर मैं कह रही हूं ना इसका ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात नहीं कर रही। तो मैंने एक एलिमेंट उठाया ग्रुप से जो आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसका ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है। ओहो, नाउ अभी एलिमेंट ग्रुप में है, अभी एलिमेंट ग्रुप में है तो इससे जनरेटेड एक सब ग्रुप बन सकता है। लेट एच बी अ, दैट इज, यहां से हम पूरा लिख देते हैं, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये क्या है? सब ग्रुप है जी का। अगर कोई एलिमेंट है ग्रुप में, उससे जनरेटेड एक साइक्लिक सब ग्रुप बन सकता है। तो मैंने H ले लिया, जो इसी ये एलिमेंट है ना ग्रुप में, इससे जनरेटेड एक सब ग्रुप बन गया। ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ H क्या होगा? दैट इज ऑर्डर ऑफ B के इक्वल, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का उसके जनरेटेड के क्या होता है? इक्वल होता है। ऑर्डर ऑफ B क्या है? दैट इज 2। ऑर्डर ऑफ B क्या है? 2। ऑर्डर ऑफ B क्या है? दैट इज P। हमने एक बात करी थी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप से लेस होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप से लेस होगा। दिस सिंस ऑर्डर ऑफ दैट इज एलिमेंट क्या था? लेस देन ऑर्डर ऑफ दैट इज ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या था? लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका मतलब P इज लेस देन दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका मतलब P किससे लेस होगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। बस होगी लास्ट है। P किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ H के। P किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ H के। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ H इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ H इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका मतलब क्या है? प्रोसेसेस इसके पास क्या है? प्रॉपर सब ग्रुप है। तो चाहे ग्रुप साइक्लिक हो चाहे साइक्लिक ना हो, उसके पास हम एक प्रॉपर सब ग्रुप ढूंढ पा रहे हैं। क्लियर है? ध्यान से देखो फटाफट। अगर जी साइक्लिक नहीं है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा। वहां से एक एलिमेंट उठाया, हमने मेक श्योर किया ये आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा है। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप में है, उससे जनरेटेड एक साइक्लिक सब ग्रुप हम कभी भी बना सकते हैं। तो हमने H एक साइक्लिक सब ग्रुप बना लिया। ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ B दैट इज P के इक्वल होगा। पर P तो लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेस है। तो यहां से क्या हुआ? P लेस देन दिस है, मतलब ऑर्डर ऑफ H लेस देन ऑर्डर ऑफ G है। इसमें G से कम एलिमेंट है और ये सब ग्रुप है, इसका मतलब ये प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। G से कम एलिमेंट वाला सब ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। मूविंग टू 7th थ्योरम। ध्यान से करना, लिखे बिना थ्योरम्स में मजा नहीं आएगा। थ्योरम्स इजी नहीं लगेंगी, लिखना ही पड़ेगा। जब तक पेन नहीं उठाओगे, साथ साथ थ्योरम्स नहीं लिखोगे, नहीं समझ आएंगे। मेरे साथ साथ स्टेप्स लिखो। एक थ्योरम होगी, मुझे रोक दो यहाँ पे, फटाफट से रिवाइज कर लो, सेकंड पे आ जाओ। ठीक है, चलो भाई सेकंड देखो क्या कह रही है 7th थ्योरम आज के। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हर एक सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक होता है। मतलब G कोई साइक्लिक ग्रुप है मान लो, ठीक है, G क्या है? साइक्लिक ग्रुप है सपोज। तो इसका कोई भी मैं सब ग्रुप बनाऊं, H1, H2, H3, H4, कितने भी सब ग्रुप हो, ये सारे सब ग्रुप भी क्या होंगे? साइक्लिक। ये हमें प्रूफ करना है। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसके सारे सब ग्रुप्स भी क्या होंगे? साइक्लिक। हमें प्रूफ करना है। सुपर सुपर इजी। ध्यान से समझो, बोर्ड पे देखो, बहुत इजी प्रूफ है, बहुत इजी। क्या है? ध्यान से देखो, दैट्स इट। देखो ध्यान से, क्या है प्रूफ? सबसे पहले क्या ले लेते हैं? साइक्लिक ग्रुप। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। जी क्या ले लिया हमने? साइक्लिक ग्रुप ले लिया। ले सकते हैं बिल्कुल। ध्यान से, जी साइक्लिक ग्रुप है, मान लो जी किससे जनरेट हो रहा है? ए से जनरेट हो रहा है। लेट जी किससे जनरेट हो रहा है? ए से। नाउ लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या ले लिया? सब ग्रुप ले लिया। किसका सब ग्रुप ले लिया? जी का। इफ का देखो केसेस क्या है, अगर एच जी के ही इक्वल हुआ, उसने कहा सब ग्रुप, उसने नहीं कहा नॉर्मल सब ग्रुप, उसने कहा हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है। तो क्या पता है एच जी के इक्वल हो,
सारे एलिमेंट्स लेके बैठा हो। तो सब ग्रुप तो उठा लिया, सब ग्रुप किस किस तरह के वो उठा के उन पे केस डिस्कस करेंगे। तो अगर एच जी के इक्वल हुआ, अब जी क्या है, साइक्लिक है, तो अगर इसका मतलब एच भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो गया। एच भी क्या हो गया, साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। ध्यान से समझना, जी साइक्लिक ग्रुप उठाया है, एच सब ग्रुप उठाया। अगर एच जी के ही इक्वल है, मतलब एच ने सारे एलिमेंट ही जी के उठा लिए, अब ये साइक्लिक गिवन था तो ये भी क्या हो गया, साइक्लिक। दिस इंप्लाई एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। सेकेंड, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस, इफ एच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, अगर एच आइडेंटिटी के इक्वल हो गया तो एच क्या हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। तो अब ध्यान से देखना, आइडेंटिटी ही एलिमेंट है, ई की पावर 1 ई तो आएगा, ये तो हुआ ही साइक्लिक। एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी और ई की पावर 1 से जनरेट हो जाएगा। साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, जो किसी एक की पावर से जनरेट हो जाए, जो किसी एक की पावर से जनरेट हो जाए। ई तो ई की पावर 1 से जनरेट हो गया, ये देखो ई से जनरेट हो गया, ई खुद, तो ये तो ई से जनरेट हो सकता है। कोई नंबर मिल रहा है जिसकी पावर से जनरेट हो रहा है, ई से ही जनरेट हो रहा है, ई की पावर 1 ई होता है। तो दिस इज द ग्रुप जो ई से जनरेट हो रहा है, इसके पास जनरेटर है, तो इसका मतलब एच क्या है, एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप। इसका मतलब एच क्या है, दैट इज साइक्लिक सब ग्रुप। तो अगर एच जी है तो भी साइक्लिक है, एच आइडेंटिटी है तो भी साइक्लिक है। नाउ थर्ड केस, इफ एच इज अ प्रॉपर सब ग्रुप, अगर एच प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, तो अब चेक करेंगे कि ये साइक्लिक है कि नहीं। हमें दिखाना है साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक होता है, ठीक है। पहले कहा एच जी के इक्वल आता है कि नहीं, हमने एच जी के इक्वल लिया, वो साइक्लिक है। दूसरा लिया अगर एच आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो भी वो क्या हुआ, साइक्लिक हो रहा है। लेकिन अगर H प्रॉपर हुआ तो, कि H में G से कम एलिमेंट ही आ रहे हैं, वो वाला केस हुआ तो क्या ये बनेगा हमारा साइक्लिक सब ग्रुप, वो अब हम देखेंगे। अच्छा एक चीज मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जब हम प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप, इसका मतलब होता है इसमें G से कम एलिमेंट है, H में G से कम एलिमेंट है, ठीक है। प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब H में G से कम एलिमेंट है, चाहे एक एलिमेंट हो चाहे दो एलिमेंट हो, ये सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ये भी प्रॉपर सब ग्रुप का ही केस है, H इक्वल्स टू आइडेंटिटी प्रॉपर सब ग्रुप में ही आता है, पर एक सिंगल वाला स्पेशल इसको क्लियर कर दिया कि H ये साइकिल होगा, और प्रॉपर सब ग्रुप के लिए हम अलग से डिफाइन कर रहे हैं। ये तो ठीक है, प्रॉपर नहीं होता H इक्वल टू जी, इसलिए अलग से दिखाया, लेकिन H इक्वल टू ई तो प्रॉपर के केस में भी आ सकता था। हम केस बना रहे हैं ना H प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, तो ये भी प्रॉपर का ही केस है, इसमें भी तो जी से कम एलिमेंट है, ये प्रॉपर का ही केस है। पर इसको स्पेशल की क्लैरिटी अच्छे से हो कि आइडेंटिटी हो तो भी साइक्लिक होता है ये प्रॉपर ही, लेकिन इसको अलग से कि अच्छे से क्लैरिटी हो, आइडेंटिटी हो तो भी साइक्लिक होता है, ये दिखाने के लिए अलग से लिख दिया, नहीं तो ये भी प्रॉपर के केस में ही आता है। तो एच जी, एच आइडेंटिटी, और थर्ड क्या लिया कि H अगर प्रॉपर है। ये मत समझना कि ये भी तो प्रॉपर में हो, मतलब ये अलग से क्यों दिखाया, ये भी तो प्रॉपर का केस है। एक ही डेफिनेशन है प्रॉपर की कि G से कम एलिमेंट होना चाहिए, इसमें G से कम एलिमेंट है, ये प्रॉपर का ही केस है, इसके अंदर ये आ जाता केस, अलग से दिखाया आइडेंटिटी है ताकि आपको क्लैरिटी हो, ठीक है। थर्ड केस क्या है, इफ H इज अ, H क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है G का, प्रूव करेंगे कि H इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G, प्रूव करेंगे H क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है किसका, G का। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कहीं भी इधर सोच रहे हो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान से देखो। H प्रॉपर सब ग्रुप है G का, ठीक है। H में एलिमेंट्स होंगे ना, H में एलिमेंट्स, H के एलिमेंट्स कैसे होंगे, अगर देखो G में एलिमेंट्स कैसे हैं, साइक्लिक ग्रुप है G में एलिमेंट्स कैसे हैं, A से जनरेट हो रहा है तो A स्क्वायर A3 ऐसे एलिमेंट्स होंगे। ध्यान से मेरी बात समझना, G के एलिमेंट्स कैसे होंगे, A स्क्वायर A क्यूब ऐसे टाइप के। H सब ग्रुप है G का, अगर H सब ग्रुप है, H ने G के एलिमेंट उठाए, H ने G के एलिमेंट उठाए, तो H में भी तो इसी टाइप के एलिमेंट होंगे। G में इस टाइप के एलिमेंट है, साइक्लिक ग्रुप है, इसी टाइप के एलिमेंट है। H सब ग्रुप है G का, तो H ने यहीं से एलिमेंट उठाए हैं, तो H में इसी टाइप के एलिमेंट होंगे, है ना। अब ध्यान से, लेट मैंने X G दैट इज किससे लिया, H से,
ये क्या इंप्लाई करेगा ध्यान से, x किस तरह का होगा, a रेज टू पावर t, t बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x h से है, h में g के ही कुछ एलिमेंट उठाए गए हैं, g साइक्लिक है उसमें पावर्स होंगी, h ने यही से एलिमेंट उठाए हैं, h के एलिमेंट भी तो पावर्स वाले होंगे, h के एलिमेंट्स भी पावर वाले होंगे, तो x h से है तो x क्या होगा, a रेज टू पावर t, t बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नाउ H प्रॉपर सब ग्रुप है, साइक्लिक दिखाना है, सब ग्रुप तो है ना, हमें साइक्लिक सब ग्रुप दिखाना है, बट वो सब ग्रुप तो है ना। अगर X इसमें दैट इज H में है तो X इनवर्स भी पक्का H में होगा, बिकॉज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H सब ग्रुप है G का, इसके पास ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज है, तो अगर X H में है तो X की पावर -1 मतलब इनवर्स भी H में जाएगा, इसका मतलब a रेज टू पावर -t भी कहा जाएगा, H में जाएगा। a रेज टू पावर t भी H में जा रहा था, a रेज टू पावर -t भी H में जा रहा है, इसका मतलब H contains all positive negative powers of that is element A, कि H के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स है किसकी, एलिमेंट A की। समझ आया इसका यूज क्या है, जब हम ये पूरी कर लेंगे मैं समराइज कराऊंगी तब आपको समझ आएगा ये हम कर क्यों रहे हैं। प्रॉपर सब ग्रुप उठा लिया, साइक्लिक दिखाना है, सब ग्रुप में एलिमेंट उठाया ए की पावर टाइप के होंगे, ए रेस्ट पर टी उठा लिया, फिर हमने ये भी दिखा दिया इसमें नेगेटिव पावर्स भी होंगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और आगे आने वाली थ्योरम्स में भी समझ आ रहा होगा। क्या है पॉइंट वो, मान लो आपके पास a है, a स्क्वायर है, a4 है, a6 है, a8 है, आपके पास ये है एलिमेंट, आप a स्क्वायर की पावर 1 करोगे a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर की पावर 2 करोगे a4 आएगा, a स्क्वायर की पावर 3 करोगे a6 आएगा। मतलब अगर आपके पास ये 4 एलिमेंट है, आप किसी को इसकी पावर से जनरेट कराना चाहते हो, इसको किसी की पावर से जनरेट कराना चाहते हो, तो सबसे छोटे एलिमेंट की ही पावर से जनरेट कराओगे। देखो a स्क्वायर से जनरेट हुआ, ये भी a स्क्वायर का 2 a4 हो रहा है, मतलब a स्क्वायर की पावर ही हो रही है, इससे ही जनरेट हो रहा है, a6 भी a की स्क्वायर से जनरेट हो रहा है। तो अगर आपके पास किसी सेट में a की सारी पावर्स पड़ी है, जनरेटर बनाने के लिए, ऐसा एलिमेंट ढूंढने के लिए जिसकी पावर से सारे एलिमेंट्स बने, वो एलिमेंट सबसे छोटी पावर का होना चाहिए। जैसे a2 a4 a6 a8 है, तो जनरेटर कौन बनेगा, a स्क्वायर बनेगा। जनरेटर कौन बनेगा, a स्क्वायर, सबसे छोटी पावर वाला ही जनरेटर बनेगा। ये बात समझ आई है पक्का। तो अगर बस a की पावर्स बड़ी हैं तो वहां पे जनरेटर कौन बनेगा, सबसे छोटी पावर वाला। समझ आई बात। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, लेट करेंगे m बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हम m को सबसे छोटा, m बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटी पावर है m, such that a रेज टू पावर m h में जा रहा है। m सबसे छोटी पावर है जिसके लिए ये a रेज टू पावर m h में जा रहा है। टू प्रूफ, हम यही प्रूफ कर देंगे, वील प्रूव दैट, हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये h इसी से जनरेट हो रहा है, कि h इसी से जनरेट हो रहा है। हमने h को साइक्लिक ही तो दिखाना है, h को साइक्लिक ही तो दिखाना है। पहले h में ढूंढे किस तरह के लोग घूम रहे हैं, t - t, ओके। अब क्या करें, उसमें सारी पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स हैं। अब अगर H में एलिमेंट्स कैसे हैं, पावर वाले हैं, H में एलिमेंट्स कैसे हैं, पावर वाले हैं। अगर H को साइक्लिक दिखाना, उसमें जनरेटर ढूंढना पड़ेगा। जनरेटर वो बनता है जो सबसे छोटी पावर हो। तो मैंने एक m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, सच दैट कि a रेज टू पावर m कहाँ जा रहा है, H में जा रहा है। हम प्रूफ कर देंगे कि H इस a रेज टू पावर m से जनरेट हो रहा है, हमारा H साइक्लिक हो जाएगा और थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं, पक्का समझ आया। नाउ विल प्रूव दैट कि H किससे जनरेट हो रहा है, a की पावर m से, है ना। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से, विल प्रूव दैट, यहीं पे मैं दोबारा लिख रही हूँ, वी विल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे कि H इसी a रेज टू पावर m से जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेट कर लो, क्या a रेज टू पावर t मैंने H से लिया, H से कोई एलिमेंट उठाना है वो a की पावर्स में ही होंगे, H से कोई एलिमेंट उठाना है वो a की पावर्स में ही होंगे। लेट a रेज टू पावर t H भी है। अब इस साइड में बाइट लगाओ, मुझे प्रूफ करना है कि a रेज टू पावर m से सब जनरेट हो रहे हैं, मतलब ये a रेज टू पावर t, a रेज टू पावर m की कुछ पावर बनेगा,
मुझे दिखा रहा है H के सारे एलिमेंट इसी से जनरेट हो रहे हैं, मतलब इसकी पावर से ही बन रहे हैं। तो अगर a रेज़ टू पावर t H पे है तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि a रेज़ टू पावर t भी a रेज़ टू पावर m की पावर से बनेगा, है ना, इससे जनरेट हो रहा है, मतलब इसकी पावर से बने। ये मैंने H से उठाया, मतलब a रेज़ टू पावर t भी इसकी पावर से बनना चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ a रेज़ टू पावर t am³ हो जाए, मतलब मैं चाहती हूँ t किसके इक्वल हो जाए, m³ के इक्वल हो जाए, मुझे ये दिखाना है। समझ आइए, साइड में वाइड में सोच रहा है ध्यान से। मुझे प्रूफ पता है h e रेज़ टू पावर से जनरेट हो रहा है, मतलब h का कोई भी एलिमेंट उठाऊं वो a रेज़ टू पावर m की कोई पावर से डिनोट कर पाऊं, ठीक है। मतलब a रेज़ टू पावर t a रेज़ टू पावर m³ के इक्वल, बेस नीचे वाले सेम है, पावर भी इक्वल, मतलब मैं किसी तरह t इज इक्वल्स टू m³ लाना चाहती हूँ। अब यही कोशिश हम शुरू करेंगे और बहुत ईजी है, ध्यान समझना। t भी क्या है, इंटीजर है, m भी क्या था, इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये भी इंटीजर है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय डिवीजन लॉगरिथम, हम डिवीजन लॉगरिथम लगाएंगे, इस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि आप साइड पे सोच लोगे टी एम क्यू के इक्वल लगाना है, बट लाना है हमें इसके इक्वल, लेकिन एकदम माइंड में नहीं आएगा फ्लो में कि डिवीजन लॉगरिथम लगाना है। तो डबल स्टार उस स्टेप को आपने लगाना है, खुद से भी लगा सकते हो कि आपको लगता है ये स्टेप मैं भूल जाता हूँ या ये स्टेप मुझे फ्लो में लर्न नहीं होगा या फ्लो में पेपर में याद नहीं आएगा, इस पे एक्स्ट्रा केयर से मुझे अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब बाय डिवीजन लॉगरिथम मेरे पास दो इंटीजर्स है, कौन से m और t, क्या लिखेंगे, मुझे t इज इक्वल्स टू m क्यू लाना है ना, तो मैं ऐसे डिवीजन लॉगरिथम लगाऊंगी, लेट t इज इक्वल्स टू m क्यू प्लस r। r कहाँ से कहाँ होता है, 0 से इस m के बीच में, r कहाँ से कहाँ होता है, इस 0 से m के बीच में, ये हमारा डिवीजन लॉगरिथम है। मेरे पास दो इंटीजर थे t और m, मैं m इधर लिखूँ t, मुझे यहाँ से आइडिया आ गया, मैंने सोच लिया ना मुझे t को m³ दिखा रहा है, तो डिवीजन लॉगरिथम कैसे लगाया, t इज इक्वल्स टू m³ प्लस r, हम डिस्कस कर चुके हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ध्यान से देखना, नाउ a रेज़्ड पावर m कहाँ से था, h से, आपने लिया था ना, लेट m बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज़्ड पावर m कहाँ से है, h से है, ठीक है। a रेज़्ड टू पावर माइनस m भी कहाँ से होगा, h से, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो m अगर h में है माइनस लगाने पे भी क्या रहेगा, h पे रहेगा। अगर मैं इसकी पावर भी ले लूं कुछ तो भी कहाँ पे रहेगा, h में रहेगा, h सब ग्रुप है, ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज है, तो अगर a रेज़्ड टू पावर माइनस m h में है तो माइनस m³ भी h में होगा, मतलब a रेज़्ड टू पावर माइनस m³ किस में चला गया, h में चला गया। ये क्यों दिखा रही हूँ अभी बताती हूँ। अब ध्यान से, ऑल्सो a रेज़्ड टू पावर t भी कहाँ से है, h से, a रेज़्ड टू पावर t भी कहाँ से है, h से, फ्रॉम 1 and 2। अगर a रेज़्ड टू पावर माइनस m³ भी h में, t भी h में है, तो इन दोनों को एक साथ लिखने पे वो भी h में जाएंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, अगर a रेज़्ड टू पावर t h में है माइनस m³ h में है, ये भी जाएगा। इसका मतलब a रेज़्ड टू पावर t माइनस m³ भी कहाँ जाएगा, वो भी h में जाएगा। t माइनस m³ भी कहाँ जाएगा, h में जाएगा। t माइनस m³ की वैल्यू क्या है, दैट इज r, ये माइनस m³ इधर जाएगा ना, t माइनस m³ की वैल्यू क्या है, दैट इज r, तो a रेज़्ड टू पावर r कहाँ जाएगा, h में। r की वैल्यू क्या है, दैट इज 0 से m, 0 से m। 2 मिनट पेशेंस, अभी सारा मोटिव समझ आएगा क्यों कर रहे हैं। थ्योरम्स में जब हम स्टेप्स कर रहे होते हैं साथ साथ ये कंफ्यूजन होता है, अरे अब ये स्टेप क्यों कर दिया, वो स्टेप क्यों कर दिया, एंड में आके हमें समझ आता है अच्छा ये स्टेप इसलिए की है। फिर जब आपको एक बार समझ आ जाए, फिर जब आप दोबारा रिवीजन करते हो, लिखते हो थ्योरम्स को, थ्योरम्स इजी लगती है। पहली बार समझ नहीं आता ये क्यों कर रहे हैं ये स्टेप, लेकिन एक बार रिजल्ट आ जाए फिर मैं आपको समराइज कराती हूँ, वो चीजें आपको इजी लगेंगी, ठीक है। मैंने ये t माइनस m³ इन पावर्स में बना दिया और t माइनस m³ r था, a रेज़्ड टू पावर r h में चला गया, r 0 से m के बीच में, ठीक है। अरे रुको, ये कह रहे हैं a r h में, r 0 से m के बीच में, पर हमने तो कहा था a रेज़्ड टू पावर m सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है ये m, कि h में जा रहा है। ध्यान से, a रेज़्ड टू पावर m h में जाए, ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 इनमें से चूज किया गया है, इससे छोटी पावर h में नहीं आ सकती। 1 2 3 4 5 इसमें से कोई भी पावर उठा लो, ये m सबसे छोटी है,
m से छोटी पावर इसमें नहीं आ सकती। अब m की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हमें नहीं पता, पर हम ये ले चुके हैं कि m सबसे छोटी पावर है कि a रेज़ टू पावर m h में जाए। पर हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि a रेज़ टू पावर, यहाँ देखो क्या बना हमारे पास कि a रेज़ टू पावर r h में है, लेकिन r ये m से छोटा है, m से छोटी पावर यहाँ नहीं आ सकती। इसका मतलब r को 0 ही होना पड़ेगा। r को क्या होना पड़ेगा? 0 ही। क्यों होना पड़ेगा? मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। r की वैल्यू उसने कहा m से छोटी है, ठीक है, 0 और m के बीच में m से छोटी है। यहाँ पे m से छोटा नंबर नहीं आ सकता, 1 2 3 ऐसा कोई नंबर यहाँ नहीं आ सकता m से छोटा। 0 आ सकता है क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर का है, उससे छोटा नहीं आ सकता। पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर इससे छोटा नहीं आ सकता। 0 को नहीं है मना, 0 को कोई मना नहीं है, तो और 0 ही ऑप्शन बचा है हमारे पास। इसका मतलब r क्या हो गया? 0 हो गया। r 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज t इज इक्वल्स टू mq। इसका मतलब क्या हुआ? t mq के इक्वल हो गया। मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से समझना। r m से छोटा है, m से छोटी पावर यहाँ कोई नहीं आ सकती। हाँ 0 आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ सकता। 1 2 3 इनमें से कुछ नहीं आ सकता, तो मैं r कोई और वैल्यू उठा ही नहीं सकती 0 के अलावा। r की वैल्यू क्या होगी? 0। a रेज़ टू पावर t क्या हो गया? mq। इसका मतलब t क्या हो गया? mq। इसका मतलब अगर मैं a की पावर t की बात करूं, आई कैन राइट a की पावर mq, मतलब a की पावर m की पावर q। a की पावर t कहां से उठाया था मैंने? h से उठाया था। a की पावर t कहां से उठाया था? h से उठाया था। h के एलिमेंट को मैं a की पावर m की पावर में लिख पा रही हूं, ध्यान से। h के एलिमेंट को a की पावर m की पावर में लिख पा रही हूँ। ऐसे हर एक एलिमेंट को लिख सकती हूँ। दिस इम्प्लाई h किससे जनरेट हो रहा है? a रेज़ टू पावर m से, क्योंकि ये h का ही एलिमेंट है और मैं इसको a रेज़ टू पावर m की पावर में लिख पा रही हूँ। तो h किससे जनरेट हो रहा है? a रेज़ टू पावर m से। इसका मतलब h क्या है? साइक्लिक सब ग्रुप है। h क्या है? साइक्लिक सब ग्रुप है। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने थर्ड केस शुरू किया था। देखो हमने क्या प्रूफ करना है? अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसका दैट इज सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, हमें ये प्रूफ करना है। हमने कहा अगर H G के इक्वल है, अपने आप ये साइक्लिक हो गया। H आइडेंटिटी है तो ये साइक्लिक हो गया। लेकिन अगर H प्रॉपर सब ग्रुप हुआ तो फिर उसके एलिमेंट उठाने शुरू करें। H में a रेज़ टू पावर t होगा, a रेज़ टू पावर माइनस t भी होगा। फिर हमने कहा हमें पता है H में एलिमेंट कैसे है? a की पावर जैसे। तो अगर किसी को यहाँ पे जनरेटर बनना है, वो सबसे छोटी पावर ही बन सकता है। अगर a की पावर m को जनरेटर बनना है, m को सबसे छोटा ही होना पड़ेगा, छोटी पावर वाला ही जनरेटर बन सकता है। हमने वो छोटी पावर उठाई कि m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि h a रेज़ टू पावर m से जनरेट हो, हम प्रूफ करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये उठाया कि a रेज़ टू पावर m h में है, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि h इसी से जनरेट हो रहा है। जनरेट का मतलब अगर मैं यहां से एक एलिमेंट उठाऊं, उसको a की पावर m की पावर में लिख पाऊं। जनरेट का मतलब अगर मैं यहां से कोई एलिमेंट उठाऊं, उसको a की पावर m की पावर से लिख पाऊं। अब यहाँ पे दिखाया था, मतलब मैं चाहती हूँ ऐसे लिख पाऊं, मतलब मैं t को m क्यों दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा माइंड, ये स्टार ये हमारे माइंड में चल रहा है, ये हमने पेपर में नहीं लिखना, हमारे माइंड में चलेगा। t को m क्यों दिखाना है? डिवीजन लॉगरिथम लगाया, t इज इक्वल्स टू m क्यू प्लस r। फिर कहा अब ध्यान से, मुझे पता है मुझे t माइनस एम क्यू को पावर में लाना है। हम अगर तैयारी करके जा रहे हैं, हमें ये बात क्लियर होती है, तैयारी करके जा रहे हैं, पता है ये स्टेप करना है। मुझे पता है t माइनस एम क्यू को पावर में लाना है। मैंने कहा a रेज़ टू पावर m है, a रेज़ टू पावर माइनस m भी होगा, नेगेटिव होता है, q भी लगा दो पावर। अगर एक चीज है h में, उसकी पावर भी h में होगी, तो a रेज़ टू पावर माइनस m क्यू यहाँ से लाई, a रेज़ टू पावर t पहले से ही था, दोनों को कंबाइन करके भी जाएगा, तो a रेज़ टू पावर t माइनस एम क्यू h में चला गया। अगर मेरे माइंड में है, मैं तैयारी करके गई हूँ कि t माइनस एम क्यू को ले जाना है, तो मैंने पहले से ही कर लिया, t भी h में है, माइनस एम क्यू भी h में है, कंबाइन भी h में होगा। a रेज़ टू पावर r कहाँ चला गया? h में, तो r कहाँ से कहाँ गया? 0 से m में। ये लेस नहीं हो सकता, r को क्या होना पड़ेगा? 0। t m q हुआ, a रेज़ टू पावर t को मैं ऐसे लिख पा रही हूँ, तो ये जनरेटर बन गया। अगर h के पास जनरेटर है तो वो साइक्लिक है। यही हमें शो करना था, ठीक है। चलो भी नेक्स्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपके साथ और डिस्कस करनी है। मुझे 1 सेकेंड दे दो मेरे को। हाँ जी, बुक्स में ना यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ, जब आप देखोगे ना अपने दैट इज इन नोट्स में, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। डर मत जाना,
डर मत जाना कि मैम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, नहीं, जैसे मैंने थ्योरम करवाई है वो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। इन्होंने डायरेक्शन थोड़ी सी अलग, बात हम दोनों की सेम है, प्रिंटेड वाले की भी मेरी वाली की भी, लेकिन ये अपनी बात दूसरे डायरेक्शन से समझा रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन से समझा रही हूँ जैसे हम सारी थ्योरम्स करते आए हैं, ताकि हमें दिक्कत ना हो। हम सारे डिवीजन लॉगरिथम्स में यहाँ पे इक्वल का साइन लिखते हुए आए हैं, इसमें भी लिखेंगे, तो मैंने उसी डायरेक्शन में बात की है। इसने भी जीरो छोड़ा नहीं है, बाद में देखो जीरो ही लिया है आर को, इसने भी छोड़ी नहीं है चीज, जीरो ही ली है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर डिवीजन लॉगरिथम लग रहा है हम एक ही डायरेक्शन फॉलो करेंगे ताकि हमें दैट इज दिक्कत ना आए प्रूफ्स माइंड में रखने के लिए। दोनों सही है, बस एक सीधा कान पकड़ रहा है, एक घूम के कान पकड़ रहा है। हम सीधा ही पकड़ेंगे क्योंकि हमने हर थ्योरम में ऐसे ही काम किया है, तो हम ऐसे ही काम करेंगे, हमारे लिए चीजें इजी रहती है, ठीक है। तो एक जैसे अगर डिवीजन लॉगरिथम लग रहा है तो हम ऐसे ही लगाएंगे जैसे हम हर थ्योरम में लगाते आए हैं, अलग तरीके से नहीं लगाएंगे। दोनों सही है, बुक वाला भी ये भी, लेकिन ये वाला हर थ्योरम में ऐसे काम कर रहा है, तो हमें ज्यादा चीजें माइंड में नहीं रखनी पड़ेंगी, सिंपली काम करते रहेंगे। मैंने इसलिए क्लियर किया है कि जब पीडीएफ जाएगी फिर माइंड में ना आए मैम ने ये गलत तो नहीं कर दिया, नहीं नहीं सही है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8 ध्यान से, कितनी करनी है टोटल, 10 थ्योरम करनी है। 8 पे आ गए, छोटी सी थ्योरम है, जल्दी से देखो। शो दैट इफ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, शो करो अगर G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इनफाइनाइट का मतलब उसके पास जितने एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट है। G इनफाइनाइट भी है, साइक्लिक ग्रुप भी है, तो G के पास 2 ही जनरेटर होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। G अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसके पास 2 ही जनरेटर होंगे, वो हमें अब प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, बहुत इजी प्रूफ है इसका, बहुत इजी। मैं बार बार कहूंगी नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, मेरे साथ साथ प्रूफ लिखो। क्या है, लेट G बी आ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। लेट G क्या ले लिया, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अच्छा एक चीज और, अगर आप चाहते हो आपको स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो, या होगी अच्छी बात है, लेकिन और अच्छे से क्लियर हो तो आप स्टेटमेंट भी अपनी नोटबुक पे लिखा करो, पूरी पोस्ट कर दो। आपके पास तो एक वो है ना, जरा सा पोस्ट करके फटाफट पहले अपनी स्टेटमेंट लिख लो। आपके पास तो ये तो नहीं है कि क्लास में बैठे हो मेरे साथ साथ फटाफट चल रहे, नहीं, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के अपने अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छे से थ्योरम समझो। तो मुझे पोस्ट करके पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर प्रूफ स्टार्ट करना है। जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखते हुए भी चीजें माइंड में बैठती है। लेट G बी आ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। G हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया, ठीक है। लेट, अब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर होगा, ले लो लेट कि G A से जनरेट हो रहा है, ठीक है। टू प्रूफ क्या कर रहा है, G हैज 2 जनरेटर्स, G हैज ओनली 2 जनरेटर्स, हमें ये प्रूफ करना है। ध्यान से मेरी बात समझना, वो कह रहा है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, मैं कैसे मानूं। एक बात सोचो, G में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है, क्या पता साइक्लिक ग्रुप है, एक ही पावर्स होंगी, क्या पता इसकी कुछ पावर्स आगे जाके सेम हो जाए। बात समझ रहे हो, उसने कह तो दिया कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कि मेरे में बहुत सारे एलिमेंट है, टेंशन न लो, बहुत सारे एलिमेंट है, उसने कह तो दिया, लेकिन क्या पता देखने में बहुत सारे हो। मान लो A7 की वैल्यू A11 के इक्वल हो, तो पहले मैं चेक करूंगी, चाहे आपने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कह दिया, पर पहले मैं चेक करूंगी क्या कोई पावर्स आगे जाके सेम तो नहीं हो रही, क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि 2 एक ही पावर्स उठाऊं कभी सेम आंसर आ जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। पहले हम वो चेक करेंगे, फिर दिखाएंगे 2 जनरेटर इसमें है कि नहीं, फिर दिखाएंगे 2 जनरेटर्स है कि नहीं। तो फर्स्टली विल प्रूव दैट, सबसे पहले ध्यान से, फर्स्टली सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, फर्स्टली विल प्रूव दैट, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे नो 2 इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए आर इक्वल, की कोई भी 2 पावर जो ए की है वो इक्वल नहीं हो सकती। मेरी बात ध्यान से समझो, उसने कह तो दिया इनफाइनाइट है, बट इनफाइनाइट भी क्या, ये तो नहीं है कि बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं लेकिन कोई 2 पावर्स के आंसर इक्वल हो, क्या पता 2-3 पावर्स के आंसर इक्वल हो। तो पहले हम यही चेक कर लेते हैं, इनफाइनाइट कह तो दिया, कोई 2 पावर के सेम तो नहीं है। तो फर्स्टली विल प्रूव दैट नो 2 इंटीग्रल पावर्स
ऑफ ए आर इक्वल की ए की कोई दो इंटीग्रल पावर इक्वल तो नहीं है, पहले हम ये चेक करेंगे। लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है लेट कर लो कि ए रेज टू पावर आर ए रेज टू पावर एस के इक्वल है, जहां पे आर ग्रेटर देन एस है। वैसे तो प्रूफ करना ये इक्वल नहीं है, पर अगर पॉसिबल है, मान लो ये दोनों इक्वल है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। लेट इफ पॉसिबल ए आर इज इक्वल टू एस, आर ग्रेटर देन एस। ये हमने एक को बड़ा एक को छोटा लेना होता है, ये सेम तो है नहीं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो मैंने आर को क्या ले लिया, एस से बड़ा ले लिया। तो ए रेज टू पावर आर माइनस एस क्या होगा, ए रेज टू पावर 0। ये नीचे आएगा, पावर माइनस होगी, ए रेज टू पावर 0 रह जाएगा। दैट इज आइडेंटिटी। ए रेज टू पावर आर माइनस एस क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अगर किसी की पावर आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इज इक्वल्स टू आर माइनस एस। अगर ए की पावर आर माइनस एस आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू आर माइनस एस। ए का ऑर्डर इनके माइनस से छोटा है, मैं कह रही हूँ ए का ऑर्डर 10 से छोटा है, मतलब 7, 6, 5 कुछ भी हो सकता है। दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, फाइनाइट होगा। दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, फाइनाइट होगा। पर जी क्या था, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये इनफाइनाइट है तो जनरेटर भी क्या होगा, इनफाइनाइट। पर हम क्या कह रहे हैं, फाइनाइट, इस विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ए का ऑर्डर फाइनाइट हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग है, हमने जो सपोज किया है वो गलत है। इसका मतलब कोई भी दो पावर सेम नहीं हो सकती जब तक ये दोनों नंबर सेम ना हो। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर के इक्वल होगा ना, A3 तो A3 के इक्वल होगा ना। वो कह रहे हैं ये AR AS के इक्वल कभी नहीं हो सकता जब तक ये दोनों पावर्स खुद इक्वल ना हो, जब तक R S के इक्वल ना हो। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो बोल दिया, पर क्या पता पावर्स के आंसर सेम आ रहे हो। तो हमने चेक किया, पहले ये प्रूफ किया कि कोई भी दो पावर्स के आंसर सेम नहीं है, सारे पावर्स के अलग अलग ही हैं। अगर हम सेम ले रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो ये प्रूफ हो गया कि कोई भी दो इंटीग्रल्स के पावर आंसर सेम नहीं है। क्लियर है चीज। अब क्या करेंगे ध्यान से, देयरफॉर जी का जनरेटर ए लिया था, तो ए में कैसे एलिमेंट है, ई ए स्क्वायर अप टू सोन a-1 a-2, ये सारे जी के एलिमेंट है। और जनरेटर कौन है, जी का ए है। जनरेटर कौन है, एक जी का ए, एक तो हम ए लेके चल रहे हैं। नाउ ऑल्सो मान लो ए की कोई पावर है आर, मान लो ए की कोई पावर है आर, सारी पावर्स है ना ए की, मान लो ए की कोई पावर है आर, तो इसको लिख सकते हैं बाइरस वर बाइरस आर, कल की क्लास में भी डिस्कस किया है। इस आर को लिख सकते हैं ना हम बाइरस वर e2 बाइरस आर प्लस आर ही तो बनेगा, राइट। तो ए आर को लिख सकते हैं ए बाइरस वर बाइरस आर। ये ध्यान से समझना, ए रेस्ट टू पावर आर को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये ए रेस्ट, और ये आर क्या है, ध्यान से, आर क्या था, इंटीजर, माइनस आर भी क्या होगा, इंटीजर। ए रेस्ट टू पावर आर उठाया मैंने, यही जी से एक एलिमेंट उठाया, ए रेस्ट टू पावर आर, पावर्स है सारे इंटीजर, मैंने इसको लिख दिया ए बाइरस वर बाइरस आर, मतलब मैं जी के एलिमेंट को ए बाइरस वर की पावर भी लिख रही हूँ। दिस इंप्लाई ए बाइरस वर इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी। ए भी क्या है, जनरेटर है किसका, जी का। ए हम लेके चले थे, ए इनवर्स हमने दिखा दिया, और कल थ्योरम भी की थी कि अगर किसी ग्रुप का जनरेटर ए है तो उसका ए इनवर्स भी होगा, कल थ्योरम भी की थी। या शॉर्ट में दिखा दिया कि जी का जनरेटर ए लेके चले थे, कोई एलिमेंट उठाया रेस्ट टू पावर आर, उसको ए की बाइरस वर की पावर में दिखा पा रहे हैं, तो ये भी क्या बन गया, जनरेटर। ये जी का एलिमेंट था ना, ये प्रॉपर लिख दो चाहे। ऑल्सो लेट ए रेस्ट टू पावर आर बिलोंग्स टू जी, और उसको ऐसे दिखा पा रहे हैं, किसी एलिमेंट को हम ए की पावर -1 की पावर में दिखा पा रहे हैं, तो ये भी क्या बन गया, जनरेटर बन गया। ए एंड ए इनवर्स क्या बन गए, जनरेटर बन गए। ए एंड ए इनवर्स क्या है, जनरेटर है जी के। क्या इसके अलावा भी और जनरेटर हो सकते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और जनरेटर हो सकते हैं। याद रखना, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि उसके एक जनरेटर हो, 2 जनरेटर हो, 3 जनरेटर हो, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं साइक्लिक ग्रुप के। तो अभी हमने देखा ए जनरेटर है,
ए इनवर्स जनरेटर है। हम प्रूफ कर रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि उसके दो ही दैट इज जनरेटर हो गए। मैंने क्या कहा, साइक्लिक ग्रुप के कितने भी जनरेटर हो सकते हैं, कितने भी, लेकिन अब थ्योरम क्या प्रूफ कर रहे हैं, अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके दो ही जनरेटर होंगे। हमने दो दिखा दिए, अब ये प्रूफ करेंगे कि कोई और उठा के देख लो, वो बन ही नहीं पाएगा। दो तो हमने दिखा दिए, ठीक है, आप कहेंगे कोई और भी उठा के देख लो, और कोई बन ही नहीं पाएगा, सिर्फ यही दो रहेंगे। देखो ध्यान से, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। नाउ लेट यहां पे करेंगे, नाउ लेट ए रेज टू पावर m, लेट a रेज टू पावर m इज जनरेटर ऑफ g, वो जनरेटर है g का जहां पे m नॉट इक्वल टू +-1। ध्यान समझना, मैं एक बार समराइज करवाऊंगी, जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। पहले हमने दिखाया कि ये सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो है, कोई पावर सेम तो नहीं है, नहीं दिखा दिया कि कोई पावर सेम नहीं है। ए जनरेटर लेके चले थे, a-1 बन जाता है इस छोटे से स्टेप से। अब क्या कोई और तो नहीं जनरेटर बन जाएगा, लेके चलते हैं। लेट कर लो कि a रेज टू पावर m इसका जनरेटर है, ये m +-1 नहीं हो सकता, +1 और -1 के लिए तो जनरेटर है, पहले डिस्कस हो गया। अगर पावर 1 है या -1 है, वो जनरेटर है, ये तो पहले डिस्कस हो गया। तो अब लेट कर रहे हैं कि कोई और भी इसका हो सकता है जनरेटर के नहीं, तो लेट कर रहे हैं a रेज टू पावर m जनरेटर है g का, और ये m +-1 वाला केस डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पावर 1-1 वाला केस डिस्कस हो चुका है। अब हम m +-1 वाला केस डिस्कस नहीं कर रहे। अब ध्यान से, a रेज टू पावर m जनरेटर है g का, लेट कर लो a कहाँ से है, g से, इसका मतलब है a को लिख सकती हूँ a की पावर m, यहाँ पे मैंने p लिख दिया, एक एलिमेंट उठाया G से। अगर ये जनरेटर है, इस एलिमेंट को इसकी पावर में लिख सकती हूँ, अगर ये जनरेटर है, ये जनरेटर है, तो इसको इसकी पावर में लिख सकती हूँ। P क्या है, दैट इज इंटीजर है, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज MP। ध्यान से, ये बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, मतलब 1 इज इक्वल्स टू MP। ये बेस क्या है, सेम है, पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी, बेस इक्वल, पावर भी इक्वल, 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, MP। क्या MP कभी 1 आएगा, कभी नहीं। M हम 1 नहीं ले सकते, 2 3 कुछ भी होगा, M को मैं 1 नहीं ले सकती। मान लो 2 ही है, क्या इसका आंसर कभी 2 बन पाएगा दोनों का, क्या इसका आंसर कभी 1 बन पाएगा। मान लो ये 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर कभी 1 बन पाएगा, नहीं। P एक इंटीजर है, 1 2 3 में से कुछ होगा, मान लो 1 भी उठा लिया, 2 × 1 आंसर 2 ही बनेगा, 2 × 1 आंसर 2 ही होगा। M में कभी +-1 ले नहीं सकती, कोई नंबर लूंगी तो इनका मल्टीप्लाई का आंसर कभी भी 1 नहीं बन सकता। आप सोचो M 2 ले लिया, मैम P 1/2 ले लो, नहीं ले सकते राजे, क्योंकि P एक इंटीजर है और 1/2 फॉर्म नहीं ले सकते। अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ लिखूं, या ऐसा कोई नंबर नहीं आ सकता जो 1 बनाए, ठीक है। M को 1 ले नहीं सकती, कोई और वैल्यू डालूंगी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कभी 1 नहीं बन पाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स, हमने लिया था ना AM जनरेटर है G का, इसका मतलब AM इज नॉट अ जनरेटर ऑफ G। AM जनरेटर नहीं बन पाया अगर M +-1 के इक्वल नहीं है। AM इज नॉट अ जनरेटर इफ M इज इक्वल टू +-1, तो ये जनरेटर नहीं है अगर M +-1 के इक्वल नहीं है। +-1 हो तभी जनरेटर होते हैं, इसका मतलब इसके यही 2 जनरेटर है। क्लियर हुआ, जिन्हें क्लियर हुआ आगे चले जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे, लेकिन आपको रिवाइज करना है फटाफट, या कोई डाउट है 2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसके हमें दिखाने 2 ही जनरेटर होते हैं। एक साइक्लिक ग्रुप के कितने भी जनरेटर हो सकते हैं, ये नहीं कि एक ही हो, 2 ही हो, कितने भी हो सकते हैं। एक साइक्लिक ग्रुप के कितने भी जनरेटर हो सकते हैं, ये नहीं 1 हो 2 हो, कितने भी हो सकते हैं। पर एक थ्योरम हमने रिजल्ट पढ़ लिया, अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, 2 ही जनरेटर होंगे। अब प्रूफ कर रहे हैं इनफाइनाइट है, कहीं 2 पावर्स के आंसर सेम तो नहीं हो रहे आगे जाके कि a⁻7 भी सेम है a⁻9। इनफाइनाइट तो आपने कह दिया, पर अंदर चीटिंग की हुई है कि 2 पावर सेम तो नहीं है, पहले चेक किया, अगर 2 पावर सेम ले रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब 2 पावर सेम नहीं हो सकती। साइक्लिक ग्रुप था, एक जनरेटर पहले हम खुद ही लेके चले, कोई पावर सेम नहीं है, ये प्यारा सा एक ग्रुप है। फिर हमने पढ़ा हुआ है अगर A जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर होता है, तो दिखा भी रहे हम, कोई ARG से उठाया A⁻R को A की पावर -1 की पावर में शो कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या बन गया, जनरेटर बन गया। क्या इसके अलावा कोई जनरेटर नहीं हो सकता, केस बना के ले लो। लेट इफ पॉसिबल k⁻m इसका जनरेटर है,
m को +-1 के लिए डिस्कस ना करना, 1 और -1 के लिए तो दिखा चुके, ऊपर पावर में 1 -1 के लिए दिखा चुके, तो अब केस कौन सा है, m नॉट इक्वल टू +-1। a कोई g से एलिमेंट उठाया, ये दोनों इक्वल होंगे, बेस इक्वल, पावर इक्वल, 1 mp के इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि m1 कभी होगा नहीं और कोई नंबर दूसरा आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 बनने नहीं देगा, खुद 1 होगा नहीं और कोई दूसरा नंबर आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 कभी बनने नहीं देगा, तो mp1 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब am इज नॉट अ जनरेटर, m नॉट इक्वल टू +-1। अगर m +-1 नहीं है तो ये कभी जनरेटर नहीं बनेगा, मतलब ये ही सिर्फ जनरेटर है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के 2 ही जनरेटर होते हैं, एक A इनवर्स। क्लियर है चीज। 9th थ्योरम, छोटी सी थ्योरम, प्यारी सी, बहुत छोटा सा है ये थ्योरम का रिजल्ट प्रूफ, बहुत इजी। ध्यान से देखो क्या है थ्योरम। थ्योरम 9th क्या है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है, इसका प्रॉपर सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होगा। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है, उसका प्रॉपर सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होगा। हमें प्रूव करना है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। क्लियर होगी बात, समझ आई क्या कह रहे हैं? फटाफट से प्रूफ करते हैं इसका, ध्यान से समझना। सबसे पहले जैसा ग्रुप दिया हो प्रूफ में वही उठाना होता है। लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जी क्या ले लिया हमने, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। उन्होंने कहा ना इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। एंड एच बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमें दिया हुआ है, जी इनफाइनाइट साइक्लिक है, एच प्रॉपर सब ग्रुप है। हमें प्रूफ करना है एच भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ग्रुप इनफाइनाइट दिया हुआ है, प्रॉपर सब ग्रुप हमें दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि प्रॉपर सब ग्रुप क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। लेट एच बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ दैट इज जी। एच है इनफाइनाइट साइक्लिक है ना, इनफाइनाइट क्या है, साइक्लिक ग्रुप, और हमारा एच क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। जी जो लिए ना हमने, इसको जनरेट भी करवा दो, ए से जनरेटर भी साथ लिख दो। लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब ध्यान से समझना, एच के एलिमेंट्स कैसे होंगे, ध्यान से, एच के एलिमेंट्स कैसे होंगे, जी से उठाए गए। एच के एलिमेंट्स कैसे होंगे, जी से उठाए गए। जी में क्या है, ए की पावर्स है, जी में क्या है, ए की पावर्स है। एच के एलिमेंट जी से उठाए हुए हैं, तो एच में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए स्क्वायर पावर्स ही तो होंगी। जी में ए की पावर्स है, एच में जी के ही कुछ एलिमेंट उठाया, प्रॉपर सब ग्रुप है, जी के ही कुछ एलिमेंट उठाया है, तो एच के भी एलिमेंट कौन से होंगे, ए की पावर्स ही होंगी। यहाँ ए की पावर्स है तो ये भी तो ए की पावर्स उठाएगा। उनमें से एक इसका क्या बन रहा होगा, जनरेटर बन रहा होगा। ध्यान समझना, उनमें से कोई इसका क्या बन रहा होगा, जनरेटर बन रहा होगा। दोबारा ध्यान से मेरी बात सुनो, जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, एच उसका प्रॉपर सब ग्रुप है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ दैट इज साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, दैट इज साइक्लिक। ध्यान से समझना, इट मींस एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। हमें क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है प्रॉपर सब ग्रुप, हमने रिजल्ट यूज किया। अगर ग्रुप हमारा साइक्लिक है, हमने उसका प्रॉपर सब ग्रुप उठाया, सब ग्रुप उठाया है, हर सब ग्रुप साइक्लिक का साइक्लिक होता है, तो ये साइक्लिक है, सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक। तो हर एक सब ग्रुप साइक्लिक होता है, एच भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। एच के एलिमेंट्स कहां से उठाए हैं, जी से उठाए हैं, तो एच में कैसे एलिमेंट होंगे, पावर्स ही तो होगी। एच में कैसे एलिमेंट्स होंगे, पावर्स ही तो होगी। इन पावर्स में से सबसे छोटे वाला जनरेटर बन रहा होगा, इन पावर्स में से सबसे छोटे वाला जनरेटर बन रहा होगा। जब एच में पावर्स वाले एलिमेंट है, हमेशा सबसे छोटे वाली पावर जनरेटर बनती है। तो अगर एच में ए की पावर्स पड़ी है तो सबसे छोटी वाली जनरेटर होगी। तो सबसे पहले एच सब ग्रुप लिया, उसको साइक्लिक बोला। लेट एम बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया सच दैट कि ए रेज टू पावर एम कहाँ जा रहा है, एच में जा रहा है, एंड एच किससे जनरेट हो रहा है, इसी ए रेज टू पावर एम से। हमने पहले साइक्लिक बताना जरूरी था, मैंने जी साइक्लिक ले लिया, उसका सब ग्रुप ले लिया, सीधा जनरेटर दिखा लेती तो आपको लगता है कैसी चीजें आ गई। पहले कहा ये ग्रुप है, उसका ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप साइक्लिक होता है, एच साइक्लिक हो गया, जनरेटर होगा।
H में भी ऐसी पावर्स पड़ी हैं, सबसे छोटी वाली पावर जनरेटर होंगी, तो M बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A की पावर MH में जा रहा है, और A जो हमारा H है इसी से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इसी से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है, H इज H क्या है, इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मुझे क्या दिखाना है, H क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप देते हैं, साइक्लिक तो हो ही गया, तो हमें क्या दिखाना है, H क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप। यही हमारी दैट इज थ्योरम है। ध्यान से समझो थ्योरम की दैट इज स्टेटमेंट बार बार देखा करो। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। हर एक सब ग्रुप प्रॉपर वाला वो भी इनफाइनाइट होता है। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। ये मैंने H प्रॉपर सब ग्रुप ही लिया है, मुझे इसे क्या दिखाना है, इनफाइनाइट दिखाना है। H को क्या दिखाना है, इनफाइनाइट। उल्टा ले लो, इनफाइनाइट दिखाना है ना, उल्टी बात कर लो कि नहीं इनफाइनाइट नहीं है, क्या है, फाइनाइट। लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है लेट कर लो कि दैट इज ऑर्डर ऑफ H दैट इज क्या है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट दिखाने का मतलब ये है ना कि ऑर्डर इनफाइनाइट दिखाए। इनफाइनाइट दिखाने का मतलब क्या है कि ऑर्डर इनफाइनाइट दिखाए। लेट इफ पॉसिबल ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। लेट ऑर्डर ऑफ H क्या ले लिया, दैट इज M ले लिया। लेट ऑर्डर ऑफ H क्या ले लिया, M ले लिया। अच्छा M हम यूज कर चुके हैं ना, कुछ और ले लेते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ H क्या ले लिया, N ले लिया। N तो नहीं कहीं यूज किया ना, नहीं किया। M मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, N उठा लिया मैंने ऑर्डर। लेट ऑर्डर ऑफ H क्या ले लिया, N ले लिया। नाउ ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ A रेज टू पावर M के, है ना। हमेशा साइक्लिक का ऑर्डर उसके जनरेटर के इक्वल होता है, तो ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ M के। ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ M के। ध्यान से ऑर्डर ऑफ A रेज टू पावर M के, क्योंकि ये इसका जनरेटर है। हमेशा साइक्लिक ग्रुप में हमेशा उसका ऑर्डर उसके जनरेटर के इक्वल होता है, तो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ M के इक्वल होगा, और ऑर्डर ऑफ H क्या है, N है, तो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A रेज टू पावर M इज इक्वल्स टू N। इसमें से ये पिक कर लो, तीनों चीजें इक्वल है, ये वाली पिक कर लो। इसका ऑर्डर अगर ये है तो A रेज टू पावर M की पावर N क्या आएगा, दैट इज E आएगा। अगर इसका ऑर्डर है ये, तो A रेज टू पावर की दैट इज M की पावर N क्या आएगा, E आएगा। A M N क्या आएगा, दैट इज E आ जाएगा। A की पावर Mn क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल्स टू Mn। अगर किसी की पावर आइडेंटिटी आती है, उसका मतलब उसका ऑर्डर इससे लेस है, उसका ऑर्डर मतलब इससे क्या है, लेस है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। क्या ऑर्डर A का फाइनाइट हो सकता है, जी साइक्लिक है, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, A भी इनफाइनाइट होगा, पर मेरे पास A क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, बिकॉज हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग है। हमने कहा था ऑर्डर ऑफ H फाइनाइट है, लिखोगे आर सपोजिशन इज रॉन्ग, पूरा लिखना भी नोटबुक पे। हमारी सपोजिशन क्या है, गलत है। ऑर्डर ऑफ H भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ऑर्डर ऑफ H भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बात समझ आ रही है। ग्रुप हमारा इनफाइनाइट है, सब ग्रुप को भी इनफाइनाइट दिखाना था। सबसे पहले इसका सब ग्रुप उठाओ, प्रॉपर सब ग्रुप उठाया, फिर रिजल्ट लिखो इसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, क्योंकि सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक ही होता है। साइक्लिक है तो उसके पास जनरेटर होगा, जनरेटर हमेशा सबसे छोटी पावर बनती है, तो मैंने M लीस्ट पॉजिटिव लिया कि ये इसका जनरेटर बन गया। ठीक है, मुझे दिखाना है ये इनफाइनाइट है, मतलब ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ M इनफाइनाइट दिखाना है। उल्टा लिया कि ये फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ H को मैंने N ले लिया। ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ M N होगा, ये इक्वल होगा। अगर इसका ऑर्डर ये है तो ये पावर में जाने पे E होगा, मतलब A की पावर Mn E हो रहा है। अगर ऑर्डर इक्वल हो तो डायरेक्ट E करते हैं, अगर किसी का ऑर्डर दिया हो डायरेक्ट E करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट ही हो तो हम ऐसे लेस देन वाली फॉर्म लिखते हैं। ये ऑर्डर वाली क्लास हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। ऑर्डर दिया हो तो E वाली फॉर्म लिखते हैं, लेकिन अगर E दिया हो तो ऑर्डर लेस देन इक्वल टू लिखते हैं। ऑर्डर किसी से लेस आ रहा है, मतलब आप कह रहे हो 5 से लेस है, तो 4 3 2 कुछ भी हो सकता है, मतलब फाइनाइट हो गया। ऑर्डर है फाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, क्यों, ये इनफाइनाइट है। ग्रुप का उस ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है, ये इनफाइनाइट है तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। आप कह रहे हो फाइनाइट है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हम तो इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं, आप कह रहे हो फाइनाइट है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। हमने ये लिया था ऑर्डर ऑफ H फाइनाइट है, नहीं हो सकता, ऑर्डर ऑफ H इनफाइनाइट ही होगा, हेंस प्रूव्ड।
क्लियर है चीज, पक्का है। चलिए आगे। लास्ट थ्योरम आज की क्लास की, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है, ठीक है। ये थ्योरम स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं, फिर इस थ्योरम पे आएंगे, ठीक है। एक हमारे पास चीज होती है आइलर फंक्शन। क्या होती है हमारे पास? आइलर फंक्शन एक चीज होती है। उसके साथ कैसे खेलते हैं पहले वो सीखो। आइलर फंक्शन को कैसे यूलर भी कहते हैं, कहीं आइलर भी कहते हैं। आइलर फंक्शन के साथ कैसे खेलते हैं? मान लो आइलर 4 पे लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आइलर फंक्शन का साइन है 5, इस 5 पे लग रहा है, इसका मतलब क्या है? आइलर 6 पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, 3 पे लग रहा है, इसका मतलब क्या है? आइलर फंक्शन काम कैसे करता है पहले इसका मतलब समझो। दिस इज आइलर फंक्शन। क्या है ये? आइलर फंक्शन है। इसका मीनिंग, इसका काम करने का तरीका समझ लो, फिर थ्योरम फटाफट कर लेंगे, पर इसका मीनिंग जरूर आना चाहिए। 5 और 4 का मतलब क्या है? दो चीजें इसमें ध्यान रखनी। 5 और 4 का मतलब पहले 4 से कम वाले नंबर लाओ, 1 2 3। 4 से कम वाले पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 से स्टार्ट हो। 4 से कम कौन है? 3 2 1, 1 से पीछे नहीं जाना। 4 से पीछे कौन है? 1 2 3, हमने यहाँ लिख दी। ध्यान से बात समझना, अगर आपको 5 और 4 की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले देखो 4 से कम वाले इंटीजर कौन है? दैट इज 1 2 एंड 3। अब 1 और 4 किस किस के टेबल पे जाते हैं? इकट्ठे सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं। 1 और 4 किस किस के टेबल पे एक साथ आते हैं? 1 और 4 सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं। 1 1 सा 1, 1 into 4 4, सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं, ठीक है। 2 और 4 किस किस के टेबल पे एक साथ आते हैं? 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं, 2 के टेबल पे एक साथ आते हैं ना। 1 के टेबल पे भी दोनों आते हैं, 2 के टेबल पे 2 भी आता है, 4 भी आता है। तो ये वो टेबल्स हैं जिन पे ये एक साथ आ रहे हैं, 2 और 4। 3 और 4 किसके टेबल पे एक साथ आते हैं? सिर्फ 1 के, और किसी टेबल पे एक साथ नहीं आते, दैट इज 1 के। अब ये दो टेबल्स पे एक साथ आते हैं, ये सिर्फ एक टेबल पे 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं। ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 के टेबल पे आते हैं? 2। तो 5 और 4 क्या है? 2। आराम से प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, बता रही हूँ, ध्यान से समझना। बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझा रही हूँ, फिर वर्डिंग्स चेंज करूंगी। 4 से कम वाले नंबर 1 2 3, उनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे सेम नहीं है? जैसे 1 और 4 सिर्फ 1 के टेबल पे सेम आएंगे, 2 और 4 नहीं, ये तो 2 के टेबल पे भी आता है, दोनों एक साथ टेबल पे नहीं आने चाहिए, ये नहीं काउंट करना। 3 और 4 सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आएंगे। कितने नंबर है ये? 1 और 3 ऐसे नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल पे सेम आते हैं। कितने नंबर है? 2 नंबर है। तो 5 और 4 क्या होगा? 2 होगा। एक बार और देखो, 5 का देख रहे हैं, 5 से छोटे नंबर कौन है? 1 2 3 4। 1 और 5 1 के टेबल पे आते हैं, ठीक है। 5 और 2 कोई टेबल है जिसपे एक ही टेबल जिसपे दोनों आते हो? सिर्फ 1 के टेबल। 5 और 3 कोई टेबल है जिसपे दो आते हो? सिर्फ 1 के टेबल। 5 और 4 कोई टेबल है जिसपे ये दोनों आते हो? सिर्फ 1 का टेबल। ये चारों ऐसे हैं जो सिर्फ 1 के टेबल पे सेम आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो 5 दैट इज कितना होगा? 4। ऐसे कितने नंबर है जिनके साथ ये सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे ना आते हो? 3 से कम वाले उठाते हैं, 1 2, 1 और 3 सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं एक साथ, 2 और 3 सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं एक साथ। इसके पास सिर्फ 2 ही नंबर है जिनमें सिर्फ ये 1 के टेबल पे सेम आते हैं। समझ आई चीज? पक्का ध्यान से, इंपॉर्टेंट। एक बार रिपीट करती हूँ, फिर ना बस हमको इस पे थ्योरम में चलते हैं। 5 का मतलब समझो। 5 और 5 का मतलब 5 से कितने नंबर छोटे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान से, ये नंबर और ये नंबर किस किस टेबल पे एक साथ आते हैं? 1 और 5 सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं। क्या कोई और टेबल है जहां पे 1 और 5 एक साथ आ रहे हो? कहीं भी नहीं। 2 और 5 क्या कोई टेबल है आपको वहां 2 भी आंसर मिल रहा हो, 5 भी आंसर मिल रहा हो? कभी भी नहीं। 3 और 5 भी नहीं होते, 4 और 5 भी नहीं होते। ये सब सिर्फ 1 के टेबल पे ही सेम आते हैं। तो ऐसे नंबर्स देखो ध्यान से, जिनके साथ ये नंबर सिर्फ 1 के टेबल पे ही सेम आ रहा है, वो कितने हैं? 1 2 3 4। तो 5 ऑफ दैट इज 5 ऑफ 5 का आंसर क्या होगा? 4 होगा। सिमिलरली 3 से छोटे वाले 1 2,
1 और 3 दोनों सेम टेबल पे सिर्फ 1 के आते हैं, 2 और 3 सेम टेबल पे सिर्फ किसके आते हैं, दैट इज 1 पे आते हैं। तो इसके 5 और 3 कितने हुए, 2 है। तो ऐसे नंबर्स काउंट करना जो उससे छोटे हो और इनके साथ सिर्फ 1 के टेबल पे कॉमन आते हो, वो कितने नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स को आइलर फंक्शन के आंसर में लिखा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज हम कह रहे हैं इसका और इसका ये सिर्फ 1 के टेबल पे सेम हो, ये और ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल पे सेम हो, इसका मतलब इसको बोलते हैं इनका GCD 1 हो। इनका GCD क्या हो, 1। GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। पहले मैंने क्या बोला, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं, उनको हम काउंट करते हैं। ऐसे नंबर्स जो एक साथ 1 के टेबल पे आते हैं उनको हम काउंट करते हैं। पर इनको बोला क्या जाता है, मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ा बोलेंगे वहां कि जो एक ही टेबल पे आते हैं, 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं, वो काउंट कर रहे हैं। नहीं, हम कहेंगे जिनका GCD 1 है। मैथमेटिकल बोलने का तरीका, एक ही सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं एक साथ, ये तो हमें समझ आ गया। लिखने का तरीका, जिनका GCD 1 हो, कि GCD 2,5 1 है इसलिए काउंट होगा, GCD 1,5 1 है इसलिए ये काउंट होगा, GCD ऑफ 3, दैट इज 3,5 1 है इसलिए ये काउंट हो रहे हैं। मैं 1 2 और 3 को क्यों काउंट कर रही हूं, क्योंकि इसके साथ 5 का GCD 1 है, इसके साथ 5 का GCD 1 है, इसके साथ 5 का GCD 1 है। GCD 1 का मतलब ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं, ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं। 5 और 3 सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आ रहे हैं, तो 5 और 3 का GCD क्या होगा, 1 होगा। 5 और 3 का GCD क्या होगा, 1 होगा। तो हमने काउंट क्या किया, अपनी लैंग्वेज में बात करें, 5 और 5 में वो नंबर आ रहे हैं जो 5 से छोटे हों और 5 के साथ सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ है। 5 के साथ सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ है, जैसे 1 और 5 1 के टेबल पे आता है, ये हमारी समझ होगी। मैथ्स क्या कहता है, 5 और 5 में वो नंबर आते हैं जिसका 5 के साथ GCD 1 हो। 5 का 1 के साथ GCD 1 है इसलिए हमने इसे काउंट किया, 5 का 2 के साथ GCD 1 है इसलिए काउंट किया, 5 का 3 के साथ भी GCD 1 है क्योंकि सिर्फ 1 के टेबल पे सेम आते हैं ये, 5 का 4 के साथ भी GCD 1 है। ऐसे 4 नंबर है जिनके साथ इसका GCD 1 है, इसलिए इसका 5 की वैल्यू क्या है, 4 है। समझ गए 5 की मतलब 5 क्या करता है। अब चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम सुपर इजी है, अगर स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन समझ आ गई फिर थ्योरम सुपर इजी लगेगी। स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन में ही इस थ्योरम की जान बसी है। देखो ध्यान से, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझना। क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अभी हमने देखा था नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सिर्फ 2 होते हैं। अभी थ्योरम करिए पीछे कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के 2 ही जनरेटर है। यहां किसकी बात हो रही है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप F ऑर्डर n, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका खुद का ऑर्डर n है, इसके कितने जनरेटर्स होंगे, इसके जनरेटर होंगे n, इसके कितने जनरेटर होंगे, दैट इज n। एक साइक्लिक ग्रुप जो फाइनाइट है जिसके दैट इज ऑर्डर n है, इसके और कितने जनरेटर हो सकते हैं, इसके n जनरेटर हो सकते हैं। phi इज आइलर फंक्शन, phi इज आइलर फंक्शन। phi n का मतलब n से छोटे नंबर्स जिसका n के साथ GCD 1 है। मान लो m n से छोटा है, ध्यान समझना, phi n का मतलब n से छोटे वाले नंबर जिनका n के साथ GCD 1 है। अभी हमने डेफिनेशन में समझा, समझ आया, अच्छी बात है, नहीं तो अभी प्रूफ करेंगे, समझ आएगा। क्या प्रूफ कर रहे हैं कि अगर G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, उसके कितने जनरेटर होंगे, phi n। हमें पता है एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं साइक्लिक ग्रुप के, तो अगर G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके कितने ऑर्डर होंगे, दैट इज कितने जनरेटर होंगे, दैट इज phi n। और ये बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट है, पेपर में आराम से आ जाती है, थ्योरम बहुत इजी है। सबसे पहले ले लेते हैं लेट G बी आ, जो दिया होता है सबसे पहले वही लेते हैं। लेट G बी आ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया ऑफ ऑर्डर n। जब भी साइक्लिक ग्रुप लेते हैं साथ में जनरेटर मेंशन कर दो। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या होगा, n होगा। इसका मतलब a रेज़ टू पावर n क्या होगा, e होगा। ऑर्डर ऑफ A क्या है, n है, मतलब a रेज़ टू पावर n क्या होगा,
दैट विल बी ई। अब मेरी बात ध्यान समझना, जी में एन ही एलिमेंट्स है, जी में कितने एलिमेंट्स है, एन ही एलिमेंट्स है, ऑर्डर ऑफ ए एन है, मतलब ए स्क्वायर ए एन सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से देखो। ऑर्डर ऑफ जी एन है, जी में टोटल कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, ए का ऑर्डर भी एन है, मतलब ए स्क्वायर ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे, इसके किसी के आंसर सेम नहीं हो रहे, सब अलग अलग है। जी में एन ही एलिमेंट है, ये सारे जी में ही जा रहे हैं, सबके आंसर अलग अलग है, तो जी में टोटल एलिमेंट्स यही वाले हैं और कोई एलिमेंट्स जी में नहीं है। बात समझ आ रही है, जी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स है, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये एन एलिमेंट जी के ही है, एन एलिमेंट जी के है, जी में तो एन से ज्यादा हो ही नहीं सकते, बस यही एलिमेंट होंगे जी के। हमने कहा जी में टोटल एन एलिमेंट्स है और मैं कह रही हूँ ये एन एलिमेंट्स जी के अंदर ही जा रहे हैं, एन एलिमेंट्स जी के अंदर जा रहे हैं, उसमें हो ही एन सकते और ज्यादा हो ही नहीं सकते, यही एन एलिमेंट्स जी के हैं, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। तो लेट जी फाइनाइट दैट इज फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप, सॉरी सब ग्रुप बोल रही हूँ, ग्रुप जिसका ऑर्डर एन है, ऑर्डर ऑफ जी उसके जनरेटर के इक्वल होगा, दैट इज एन, ए एन ई, और ये उसके एलिमेंट्स है। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या प्रूफ करेंगे ये लिखना बहुत जरूरी है। वी विल, हम प्रूफ करेंगे, वी विल प्रूव दैट 4m 0 से n, ध्यान समझना, 4m 0 से n a raised to power m is a generator if and only if m और n का GCD 1 हो। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत इजी, अगर आराम से समझो मेरी बात। हमने प्रूफ करना था कि इस फाइनाइटली सब ग्रुप के कितने जनरेटर हैं, दैट इज फाइव एन। ध्यान से, कितने जनरेटर हैं इसके, 5n। अगर n इसका ऑर्डर है तो इसके पास 5n जनरेटर होंगे, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हम इसको और अच्छे से क्लीन वे से बता रहे हैं, हम क्या प्रूफ करेंगे, इस यही प्रूफ करेंगे, लेकिन इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। हम क्या प्रूफ करेंगे कि a रेज टू पावर m इसके जनरेटर बनेंगे, a रेज टू पावर m इसके जनरेटर बनेंगे, लेकिन कंडीशन mn का GCD 1 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन mn का GCD 1 होना चाहिए। बात एक ही है, लेकिन इस पर डेफिनेशन छुपी हुई है, ध्यान से। उसने कहा इतने जनरेटर हो गए जिनका GCD 1 हो, फायर का मतलब उतने जनरेटर हो गए जिसका n के साथ GCD 1 हो। हमने भी तो यही कहा है कि वही m जनरेटर होंगे जिसका n के साथ GCD 1 हो। उसने क्या कहा कि उतने जनरेटर होंगे, 5n है, 5n का मतलब कितने जनरेटर होंगे, जितने 5n है, मतलब ऐसे ढूंढने जिनका n के साथ GCD 1 हो। उसने कहा ना, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, बस फटाफट से प्रूव करेंगे। उसने कहा 5n जनरेटर है, मतलब हमें वो नंबर ढूंढने हैं जिनका n के साथ GCD 1 हो, क्योंकि 5 का मतलब यही होता है, वो नंबर ढूंढना जिनका GCD 1 हो। अभी आपने डेफिनेशन में समझ लिया। तो अगर मैंने भी तो यही लिखा, लेकिन उसको और एक्सप्लेन कर दिया कि हम ये दिखाएंगे a रेज टू पावर m जनरेटर बन रहा है अगर m और n का GCD 1 है। वहां कह रहे थे वो जनरेटर बनेगा जिसका GCD 1 हो, तो यहाँ पे तो बस नाम लिख दिया, यहाँ पे बात वही कर रहे हैं कि a रेज टू पावर m जनरेटर बनेगा अगर इसका GCD n के साथ 1 है। प्रूफ करने को बोला था कि 5n नंबर जनरेटर होंगे, जितने 5n है उतने जनरेटर होंगे, ये तो बस सिंपल सा लिख दिया। हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि a रेज टू पावर m तभी जनरेटर बन सकता है अगर उसका GCD 1 हो। जितने GCD 1 देंगे उतने जनरेटर बन जाएंगे, जितने GCD 1 देंगे उतने जनरेटर बन जाएंगे। और यही उसने प्रूफ करने को बोला है कि 5n ही जनरेटर है, जो जितने GCD 1 दे रहे हैं उतने ही जनरेटर है। वही हम प्रूफ कर रहे हैं कि जो GCD 1 देंगे वो जनरेटर दैट इज बन जाएंगे। क्लियर है चीज, इसको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पूरा जब मैं एंड में समराइज कराऊंगी एक बार तब भी क्लियर कर दूंगी, दोबारा थोड़ा सा डाउट रह गया वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने प्रूफ करना है a रेज टू पावर m जनरेटर बनेगा जब GCD 1 होगा, इफ एंड ओनली इफ, दोनों वेज चलेंगे। पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 4m 0 से n, m कहां से कहां है, 0 से n है, इन्हीं पावर्स में से उठाया जाएगा ना, कहीं बाहर से तो नहीं आएगा। जो मेरा m है इन्हीं पावर्स में से कहीं होगा, कहीं बाहर से नहीं आएगी पावर, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं m ये जो जनरेटर है
इन्हीं पावर्स में से कहीं उठाया गया है। तो फॉर m 0 से n के बीच में क्या बोलेंगे, दैट इज फॉर m a की पावर m को जनरेटर लेके चल रहे हैं, a की पावर m को जनरेटर लेके चल रहे हैं, टू प्रूफ करेंगे कि mn का GCD 1 है। हमने ये इफ एंड ओनली इफ उठाया है, एक बार जनरेटर लेंगे GCD 1 दिखा देंगे, एक बार GCD 1 लेंगे और जनरेटर दिखा देंगे, दोनों तरफ प्रूफ कर देंगे हम। ठीक है, अब ध्यान से लेट कर लिए, m 0 से n है और a रेज़ टू पावर m क्या है, जनरेटर है। हमें प्रूफ करना है कि mn का GCD 1 है। अब a रेज़ टू पावर m क्या है, जनरेटर है। लेट कर लो, a कहाँ से लिया मैंने, ग्रुप से लिया, a कहाँ से लिया, ग्रुप से। a रेज़ टू पावर m जनरेटर लेके चल रहे हैं, गिवन में क्या ले रहे हैं कि a रेज़ टू पावर m जनरेटर है, किसका, या लिख लेना g का, ये लेके चल रहे हैं ना। अब a g से लिया है, a रेज़ टू पावर m जनरेटर है, मतलब मैं a को a रेज़ टू पावर m की पावर में दिखा सकती हूँ। ए मैंने एलिमेंट कहाँ से लिया, ग्रुप से, ग्रुप का जनरेटर क्या लेके चल रही हूँ, a रेज़ टू पावर m, तो जनरेटर की पावर में शो कर सकते हैं ना, तो इस a को a रेज़ टू पावर mt दिखा सकती हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, a रेज़ टू पावर mt माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कैसे बता रही हूँ, ये a की पावर 0, ये mt बन चुका है और ये नीचे जाके ऊपर पावर -1 हो जाएगा। ये देखो a की पावर 1 है ना, नीचे जाएगा ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये a रेज़ टू पावर 0, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू a की पावर mt माइनस 1, a की पावर mt माइनस 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ पे स्टार लगा लो, ये वो स्टेप है जो पेपर में फ्लो में याद नहीं आएगा, आपको माइंड में रखना है। अब मेरी बात ध्यान समझना, हमें ऑर्डर ए का क्या ले रखा है, ध्यान से, हमने ऑर्डर ए का क्या ले रखा है, एन ले रखा है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर आइडेंटिटी आ रहा है, ए का ऑर्डर क्या है, एन है, लेकिन ए की पावर ये आइडेंटिटी आ रहा है। ये हमने एक थ्योरम की थी, अगर कोई किसी का ऑर्डर है उसके बाद किसी और की पावर से आइडेंटिटी आ रहा है तो एन उसको डिवाइड करेगा, एन उसको डिवाइड करेगा और कोई आंसर देगा। डिवाइड करने का मतलब पूरा पूरा कैंसिल करेगा। हमने एक थ्योरम की थी ऑर्डर वाले, दैट इज टॉपिक में, अगर ऑर्डर ए का ऑलरेडी एन दिया हुआ है लेकिन ए की कोई और पावर डालने से भी आइडेंटिटी आ रहा है तो ये एन इस पावर को डिवाइड करेगा, दैट इज एन डिवाइड्स दिस। डिवाइड करने का मतलब कोई पूरा पूरा आंसर आ रहा होगा, जैसे 10/5 पूरा पूरा आंसर आ रहा होगा, दैट इज 2, तो हमने आंसर क्या ले लिया, के ले लिया। बताओ कोई दिक्कत, ये पेपर में फ्लो में माइंड में नहीं आएगा, ये माइंड में रखने वाली चीजें स्टार लगा लेना। दिस इम्प्लाई mt माइनस 1 इज इक्वल्स टू nk, ये क्या बनेगा, mt माइनस nk इज इक्वल्स टू 1, mt माइनस nk इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये m और n है, बिल्कुल ये कोई इंटीजर्स के कॉम्बिनेशन में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर 1 दे रहे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, आपके पास ये 3 इंटीजर यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट हो गया, बस ध्यान से समझना क्या है ये पार्ट का मतलब। मान लो आपके पास किसी का GCD 1 है, मान लो आपके पास किसी का GCD 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो MP प्लस NQ1 या फिर MP माइनस NQ1, मतलब जिनका GCD 1 हो आप उनके कॉम्बिनेशन को चाहे प्लस में चाहे माइनस में 1 लिख सकते हो। कॉम्बिनेशन का मतलब किन्हीं इंटीजर्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस में हो या माइनस में आप 1 लिख सकते हो। दिस इज अ थ्योरम, लेकिन हमें यहाँ इसका प्रूफ नहीं करना। अगर 2 नंबर का GCD 1 है, आप इनके इंटीजर्स के साथ ऐसी चीजें, जैसे P और Q क्या है, इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर हो गए, MP प्लस NQ हो या MP माइनस NQ हो, इनके आंसर 1 हो गए, कोई एक कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होगा, 1 होगा। दूसरी चीज, अगर कहीं आपको ये दिख जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि MN दैट इज ये क्या है, GCD 1 है इनका, आप ऐसे लिख सकते हो। बात समझ आई? अगर GCD 1 है तो आप ये वाली फॉर्म लिख सकते हो, MP प्लस NQ1। PQ की जगह कुछ भी हो सकता है, PQ की जगह कुछ भी हो सकता है, ये MN तो यही रहेंगे, लेकिन इस PQ की जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है, T M K कुछ भी हो सकता है, ये M और N यही रहेंगे। इन M के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई और होगा, N के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई और होगा, प्लस हो या माइनस हो, इनके आंसर क्या आ रहे होंगे, 1 आ रहे होंगे, कोई एक कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। अगर GCD 1 है हम ये लिख सकते हैं, अगर ये है तो हम GCD 1 लिख सकते हैं, ये है तो हम GCD क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये चीज माइंड में
रखना, हमारे पास empty माइनस n के 1 आ गया, ये m और n का कॉम्बिनेशन 1 आ रहा है। m और n का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, किसी इंटीजर्स के साथ 1 आ रहा है, इसका मतलब mn का जीसीडी क्या है 1, और यही हमें प्रूफ करना था। हम लेट करके ये वाली चीज चले थे, mn का जीसीडी 1 दिखा दिया, a रेज़ टू पावर m को जनरेटर लेके चले थे, mn का जीसीडी क्या दिखा दिया 1 दिखा दिया। क्लियर है ये चीज के नहीं, पहले बताओ क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ, समझ आया? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर m और n का कॉम्बिनेशन इंटीजर के साथ 1 आ रहा है, या प्लस है या माइनस है, तो इसका मतलब m और n का जीसीडी क्या है 1 है। हमें ये प्रूफ नहीं करना, ये रिजल्ट होता है, हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये एक रिजल्ट होता है। नाउ कन्वर्सली लेंगे, कन्वर्सली क्या लेंगे, लेट करेंगे कि mn का जीसीडी 1 है और 2 प्रूफ करेंगे a रेज़ टू पावर m इज अ जनरेटर, ये जनरेटर है प्रूफ करेंगे, और mn का जीसीडी 1 है। दोनों तरफ बात हो जाएगी कि a रेज़ टू पावर m जनरेटर बनता है जब mn 1 हो, और अगर a रेज़ टू पावर m जनरेटर है तो mn 1 हो जाता है। हमने अभी प्रूफ करा कि अगर a रेज़ टू पावर m जनरेटर है mn 1 हो जाता है। उल्टा करेंगे कि अगर mn 1 है तो a रेज़ टू पावर m जनरेटर हो जाएगा। ध्यान समझना, प्रूफ करना है a रेज़ टू पावर m जनरेटर है। अब ध्यान दो गिवर क्या है कि mn का जीसीडी 1 है। नाउ mn का जीसीडी क्या है, दैट इज 1। तो हम क्या करेंगे, mp प्लस nq को क्या लिख देंगे, जिनका जीसीडी 1 हो उन्हें इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ध्यान से समझना। नाउ a कहाँ से, लेट कर लो, a कहाँ से है, g से है। मैं दिखा दूंगी कि ये a रेज़ टू पावर m से जनरेट हो रहा है, मुझे दिखा रहा है ना a रेज़ टू पावर m जनरेटर है, मैंने a उठाया g से, इसी a को दिखा दूंगी इस a रेज़ टू पावर m से जनरेट हो रहा है। a g से है, a रेज़ टू पावर 1 को लिख सकती हूँ a रेज़ टू पावर mp प्लस nq, 1 इसी के इक्वल है ना, तो a रेज़ टू पावर 1 को लिख सकते हो a की पावर mp प्लस nq, प्लस हो रहे हैं अलग अलग कर दूं, प्लस हो रहे हैं अलग अलग कर दूं, a रेज़ टू पावर mp, a की पावर n, क्या ध्यान से a की पावर n क्यों बाहर लिख दूं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की पावर n क्यों बाहर लिख दूं, a की पावर n क्या था, ध्यान से आइडेंटिटी, तो यहाँ पे a की पावर mp इंटू आइडेंटिटी की पावर q, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो वो आइडेंटिटी रहेगा, आइडेंटिटी इंटू समथिंग वही आंसर आ जाएगा, a की पावर mp, a इज इक्वल्स टू a की पावर mp। अब ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट, a इज इक्वल्स टू a की पावर क्या बन गया, mp बन गया, इसको लिख सकते हैं a की पावर m और ये रहा p, a की पावर m ये रहा p। ये p और क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं ना, जब जीसीडी 1 होता है ये p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं ना, p क्या है इंटीजर। इस g के एलिमेंट को मैं a की पावर m से दिखा पा रही हूँ जनरेटर की तरह, एक इस g के एलिमेंट को a की पावर m की पावर दिखा पा रही हूँ, इसका मतलब क्या है, a की पावर m इज अ जनरेटर, e की पावर m इज अ जनरेटर। यहाँ पे लिख सकते हो each element of g can be shown in this way, therefore a raised to power m is a generator of g। समझ आई शोरूम के नहीं, जल्दी से बताओ, एक बार समराइज कर रही हूँ, ध्यान से देखना। हमें दिखाना है अगर G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसके पास फाई एन दैट इज क्या होंगे, जनरेटर हो गए, मतलब वो जनरेटर बनेगा जिसका एन के साथ जीसीडी 1 हो। फाई एन जनरेटर का मतलब क्या है कि वो जनरेटर बनेगा जिसका एन के साथ जीसीडी 1 हो। ठीक है, हमने साइक्लिक ग्रुप लिया, फाइनाइट ऑर्डर का लिया, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए, एन है, ए रेज़ टू पावर एन ही है, जी में ये एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, हम ये प्रूफ करेंगे कि वही a रेज़ टू पावर m जनरेटर बन पाएगा जिसका n के साथ जीसीडी 1 है। क्वेश्चन में लिखा था फाई n जनरेटर है, उतने जनरेटर होते हैं, उसकी डेफिनेशन लगा दी कि वही a रेज़ टू पावर m जनरेटर बन पाएगा जहाँ पे m का जीसीडी 1 है। तो पहले हम एक चीज इफ एंड ओनली, दो तरफ कंडीशन, a रेज़ टू पावर m जनरेटर तभी बनेगा जब जीसीडी 1 हो, जीसीडी 1 हुआ तो अपने आप जनरेटर बन जाएगा। हमने दोनों तरफ से इफ एंड ओनली इफ लगाया है। पहले जनरेटर लेके चले, mn इक्वल टू 1 दिखा दिया, अगर जनरेटर है a का g का एलिमेंट इससे शो हो पाएगा, यहाँ पे हमने ये दिखा दिया, ये स्टार लगाया है, याद रखना अगर a रेज़ टू पावर n e है और किसी और के साथ भी e आ रहा है तो ये n उसको डिवाइड करेगा, n ने इसको डिवाइड किया, कोई आंसर आ रहा होगा, ये फॉर्म बन गई। m और n में ये इंटीजर के कॉम्बिनेशन के साथ 1 आ रहा है, m और n में ये इंटीजर के कोफिशिएंट दैट इज कॉम्बिनेशन के साथ 1 आ रहा है, तो ये mn का जीसीडी क्या होगा 1, और हमें ये प्रूफ करना था। यहाँ पे रब हो गया, लिख लेना यहाँ पे क्या आएगा, mn का जीसीडी क्या हो गया, दिस इंप्लाइज कि mn का जीसीडी क्या है, दैट इज 1।
अब उल्टा लेके चले कि क्या है, उनका जीसीडी 1 है, प्रूफ करेंगे ए रेज़ टू पावर m जनरेटर है। बहुत इजी है ऐसे दिखाना, बहुत इजी। देखो सबसे पहले mn का जीसीडी 1 है, वो उठा लिया। अगर आप लिख रहे हो इनका जीसीडी 1 है, इसका मतलब ये है ये 1 के इक्वल है, तो मैंने a ही उठा लिया g का, जिसकी पावर 1 हो। इस 1 की जगह मैं mp प्लस nq लिख सकती हूँ। इस 1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, दैट इज mp प्लस nq। तोड़ना शुरू किया, ये amp बचा, मतलब इस a को a की पावर m की पावर ही लिख पा रही हूँ। तो a की पावर m किसकी तरह काम कर रहा है, जनरेटर की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब अगर mn 1 है तो a रेज़ टू पावर m जनरेटर होगा, और अगर a रेज़ टू पावर m जनरेटर है तो mn 1 होगा। बोथ वेज काम हो गया। क्लियर है चीज। इसी के साथ आज की हमारी दैट इज जितनी थ्योरम्स थी, 5 करनी थी ना, टोटल 10 थी। कल 5 की, आज 5 की, साइक्लिक ग्रुप की सारी थ्योरम्स हो गई। और इसके क्वेश्चन तो बहुत 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 इजी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2-3 क्वेश्चन करने हैं, इसके सामने वो कुछ भी नहीं है, सुपर सुपर इजी क्वेश्चन है इसके। बस ये थ्योरम्स पे एक्स्ट्रा केयर चाहिए, थ्योरम्स पे जान डाल के पढ़ना है। ये 10 की 10 थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। बस 1 से 2 बार इसको लिख के देख लेना, लिख के देखना है इसकी की है, जिससे आपके टिप्स पे ये थ्योरम्स हो सकती है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। ये थ्योरम्स लिमिटेड होती है, इसको अगर अच्छे से कर लिया पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ये नहीं पढ़ के कुछ जा रहे हो कुछ आएगा नहीं, थ्योरम्स लिमिटेड है, लिमिटेड थ्योरम्स तैयार कर लो, पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा। ये तो डर नहीं है ना कि आंसर गलत आएगा, जो कह रहे हैं वो प्रूफ करके दिखाएंगे अगर हम घर से तैयारी करके जा रहे हैं, तो इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बस लिख के तैयारी करनी है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।